इस वीडियो को एंड तक देखना। ये कहानी बहुत ही ज्यादा मस्त है। ये कहानी असल में उसातो नाम के एक ऐसे लड़के की है जो कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड में है, मगर उसका कोई दोस्त नहीं है। वैसे तो वो बहुत अच्छा है और सबकी मदद भी करता है, पर फिर भी कोई उससे बात तक नहीं करता। साथ ही वो एक अनलकी भी है। आज उसका एक और अनलकी डे था, क्योंकि जब वो स्कूल से वापस घर के लिए लौट रहा था तभी वो नीचे आकर देखता है कि उसका अम्ब्रेला चोरी हो चुका है। उसे नहीं पता कि ये किसने चुराया, मगर अभी उसे अम्ब्रेला स्टैंड के अंदर एक दूसरा अम्ब्रेला दिख रहा था। वो उसे ले सकता था, पर वो एक अच्छा लड़का है, इस वजह से वो उसे नहीं लेता। अब वो कुछ देर इसी तरह से इंतजार करता है कि बारिश रुक जाए, जिससे कि वो घर जा सके। पर कुछ और घंटे बारिश नहीं रुकती। पर तभी वहाँ पर स्कूल काउंसिलिंग प्रेसिडेंट इनुकामी आ जाती है। असल में वो स्कूल की कुछ जरूरी काम के लिए अभी तक रुकी हुई है, वरना बाकी स्टूडेंट तो कब के घर जा चुके हैं। यहाँ पर इनुकामी उसातो को देखती है तो पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। अब उसातो ये तो नहीं कह सकता था कि उसका अम्ब्रेला चोरी हो गया, इस वजह से वो बहाने बनाने लगता है। पर इनुकामी समझ गई थी। वो कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द घर जाना चाहिए, क्योंकि अब वो स्कूल के गेट लगने वाले हैं। ये सुनते ही उसातो तुरंत ही वहाँ से जाने लगा था और उसे अब गीले होने की चिंता नहीं थी। पर तभी इनुकामी उसे रोकती है। वो कहती है कि वो स्कूल काउंसिलिंग प्रेसिडेंट है, और ऐसे में अगर मैं तुम्हें इस तरह से गीले होकर घर जाने दूं तो फिर मेरे स्कूल काउंसिलिंग प्रेसिडेंट होने का क्या मतलब। अब उसके पास एक और अम्ब्रेला था, इस वजह से वो इस अम्ब्रेला को शेयर करने को उसातो से कहती है। उसातो के लिए तो ये ड्रीम की तरह था, क्योंकि असल में इनुकामी उसे पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। उसातो उसके लिए तैयार था। पर तभी वहाँ पर स्कूल काउंसिलिंग का वाइस प्रेसिडेंट काजुकी आ जाता है। वो यहाँ पर आकर बताता है कि वो हमेशा अपने साथ 2 अम्ब्रेला लेकर चलता है, जो कि उसके बैग में रहते हैं। इस वजह से चोरी होने का डर ही नहीं बनता। वो तुरंत ही अम्ब्रेला निकालते हुए उसातो को दे देता है। वैसे तो उसातो को बहुत ही गुस्सा आना चाहिए, पर पहली बार उसकी किसी ने मदद की थी, इस वजह से वो इस बारे में नहीं सोचता। अब वो दोनों ही यहाँ उसातो से कहते हैं कि वो उनके साथ घर चल सकता है, क्योंकि अब वो घर ही जा रहे हैं। ये बात उसातो के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि अभी तक उसका कोई दोस्त नहीं बना। वो शुरू से लेकर हाई स्कूल तक पहुँच गया, पर फिर भी कोई उससे बात नहीं करता। और अब पूरे स्कूल के सबसे फेमस 2 पर्सन उसे अपने साथ घर तक जाने का ऑफर दे रहे हैं। उसातो तुरंत ही हाँ कर देता है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में वो बात करते हुए जा रहे थे। अब रास्ते में इनुकामी काजुकी से कहती है कि उसातो तुम्हारा दोस्त लगता है, पर काजुकी कहता है कि नहीं, उसने आज तक उसातो से कभी बात नहीं की। उसातो कहता है कि हाँ, तुम क्लास में गर्ल्स में बहुत ही फेमस हो, तुम्हें मेरे साथ बात करने का टाइम ही नहीं मिला होगा। पर काजुकी कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सभी तो मुझसे बस डाउट क्लियर करवाने के लिए आती हैं, बाकी मेरा भी क्लास में कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर उसातो उससे खुद को रिलेट कर पा रहा था, लेकिन फिर से एक बार बहुत ही तेजी से बेल रिंग करती है तो वो फिर से शॉक हो जाते हैं। और इस बार भी उसातो को ये बेल की आवाज सुनाई नहीं दी थी। अब अचानक से दूसरी बेल की रिंग होती है। उनके पास में एक मैजिक सर्कल क्रिएट होता है, जो कि उन्हें वहाँ से टेलीपोर्ट कर रहा था। उसातो को वैसे तो वो बेल की आवाज सुनाई नहीं दी थी, पर इन दोनों के बीच में वो फंस जाता है। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुलती है तो वो एक अजीब सी जगह पर था। ये असल में एक कासल था। यहाँ पर उसातो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो काजुकी से पूछता है। काजुको खुद भी यही सोच रहा था कि वो ये कहाँ आ गए, पर जब उसातो इनुकामी की तरफ देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि इनुकामी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी। उसे तो मजा आ रहा था, जबकि उसे ये भी नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर हैं। अब वो सामने किंग को बैठा हुआ देखते हैं। किंग उन्हें बताने लगता है कि आखिर वो है कौन, पर इन सब पर ध्यान ना देते हुए यहाँ पर काजुकी डायरेक्ट पूछता है कि आखिर हमें यहाँ बुलाने का क्या कारण है। तो किंग बताते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ पर टेलीपोर्ट किया है। सिंपल लैंग्वेज में इसे किडनैपिंग कह सकते हैं। किंग कह रहे थे कि हमारे वर्ल्ड में डीमंस हमला कर रही हैं, जिन्हें हम रोक नहीं सकते। अब इस बार जो हमला हुआ था, उस हमले को तो हमने किसी तरह से थोड़े बहुत नुकसान के साथ रोक लिया, पर हमें खबर मिली है कि डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, और हमें नहीं लगता कि अगली बार हम उसे रोक पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर एक फॉरबिडन स्पेल, जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना है, उसका इस्तेमाल करते हुए उन सुपर वॉरियर्स को यहाँ पर समन किया, जिनके पास उस डीमन लॉर्ड को लड़ने की शक्ति है। ये सुनकर यहाँ पर सभी शॉक थे, पर काजुकी कहता है कि मुझे इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी दुनिया में अपनी लाइफ नॉर्मली गुजार रहा था, मुझे वहाँ पर वापस भेज दिया जाए। ये सुनने के बाद किंग तुरंत ही कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वो बताते हैं कि ये जो फॉरबिडन स्पेल था, इसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यूज किया जा सकता है। इसका मतलब वो उन सुपर वॉरियर्स को यहाँ पर बुला सकते हैं, पर यहाँ से वापस नहीं भेज सकते। ये सुनकर काजुकी को गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा होकर किंग की तरफ बढ़ने वाला था, पर किंग के सोल्जर्स तभी उसे रोक लेते हैं। लेकिन ये देखते हुए किंग वहाँ से नीचे आते हैं और इन लोगों के पास अपना घुटने टेक देते हैं। वो कहते हैं कि हमें माफ करना, हमने बिना परमिशन के तुम्हें यहाँ पर समन किया,
पर हम वादा करते हैं कि तुम्हें वापस भेजने की तरीका ढूंढ लेंगे। बस जब तक वो तरीका मिल नहीं जाता हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी मदद करेंगे। अब इनके पास कोई चारा नहीं था, इस वजह से इन लोगों को बात माननी पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वहीं पर खड़ी हुई एक लेडी जो कि असल में मैजिक डिपार्टमेंट को संभालती है, वो इन तीनों को ही वहाँ से अपनी मैजिक क्रिस्टल बॉल के पास ले जाती है, जिसके थ्रू वो पता करेंगे कि आखिर इन तीनों के पास कौन कौन से मैजिक हैं। अब यहाँ पे आने के बाद काजुकी ओसातो से कह रहा था कि तुम्हें तो वो बेल की आवाज भी सुनाई नहीं दी थी, इसका मतलब शायद तुम यहाँ पर नहीं आने वाले थे। अब इस चीज पर ओसातो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, पर मैंने किंग को इस बारे में बताया, उन्होंने कहा कि वो मेरा भी ख्याल रखेंगे। ये सुनकर काजुकी खुश होता है। तभी वहाँ पर लेडी कहने लगती है कि चिंता मत करो, तुम्हें भी मैजिक मिलने की 90% चांस है। ये सुनकर ओसातो भी खुश हो गया था। अब यहाँ पर इनुकामी से रहा नहीं जाता, वो तुरंत ही उस बॉल को टच करती है, जिसके बाद वो बॉल येलो कलर में ग्लो करने लगती है। हमें जानने को मिलता है कि उसके पास थंडर एलिमेंट की पावर है और साथ ही साथ उसकी जो बॉल थी वो बहुत ही ज्यादा तेज ग्लो हो रही थी। इसका मतलब ये है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में माना है। माना का मतलब यहाँ एनर्जी से है। इसके बाद अब काजुकी आगे आता है। जब वो उस बॉल को टच करता है तो उसमें से उस टाइम पर ये बॉल व्हाइट कलर की हो जाती है। व्हाइट कलर का मतलब है लाइट एलिमेंट, जो कि एक अच्छा एलिमेंट है। और यहाँ पर वो लेडी बता रही थी कि ये एलिमेंट डीमन के खिलाफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल साबित होता है। अब यहाँ ओसातो को बुलाया जाता है। ओसातो जब उस बॉल को टच करता है तो वो बॉल ग्रीन कलर की ग्लो करने लगती है। ये देखते हुए वो लेडी शॉक हो गई थी। वो तुरंत ही ओसातो को वहाँ से किंग के पास लेकर आती है। किंग उसे इस तरह से हड़बड़ाए हुए देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तो इस पर वो लेडी बताती है कि इनुकामी और काजुकी की मैजिक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें बहुत ही अच्छे एलिमेंट मिले हैं। ये सुनकर किंग शॉक थे। वो कहते हैं कि कहीं ओसातो को ब्लैक कलर तो नहीं मिला। ब्लैक कलर से यहाँ पर उनका मतलब डार्कनेस की पावर से है, पर अब वो लेडी बताती है कि नहीं, ओसातो को जो बॉल थी वो ग्रीन कलर की हो चुकी है। ये सुनकर किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। ओसातो ये देख कर कहता है कि कहीं ये उसे बेकार पावर तो नहीं मिल गई और ऐसा तो नहीं कि वो ब्लास्ट करने वाला है। पर किंग कहते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैजिक ऑलरेडी हमारे किंगडम में किसी और के पास भी है। जब अगले सीन में मैजिक लेडी काजुकी और इनुकामी से बात कर रही थी तो वो दोनों बहुत ही चिंतामय लग रहे थे, पर मैजिक लेडी बताती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो लड़की ओसातो को उठाकर लेके गई है वो असल में रेक्सियो सोर्ड की कैप्टन है, पर चिंता करने का कारण ये है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कैप्टन है। इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि एक ऐसा लड़का जो कि गलती से इस वर्ल्ड में आ चुका है उसे वो ट्रेन करे। दूसरी तरफ हम अभी रोज ओसातो को बता रही थी कि उसके ग्रीन लाइट ग्रो करने का मतलब हीलिंग पावर से है। वो बताती है कि रोज खुद भी एक हीलर है और वो जिस रेस्क्यू स्क्वाड में है उसके अंदर 2 और हीलर हैं, मगर अभी वो कहीं दूसरे मिशन पर गए हैं। यहाँ पर वो बताती है कि उनके स्क्वाड में और भी कई सारे मेंबर्स हैं, पर वो हीलर नहीं है। वो मेंबर्स यहाँ पर आकर ओसातो को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो बिल्कुल किसी गैंगस्टर या फिर गुंडे की तरह लग रहे थे, इस वजह से ओसातो थोड़ा डर गया था। पर रोज उनको वहाँ से भगाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने नए टीम मेंबर को डराने की जरूरत नहीं है। अब रोज कह रही थी कि तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करनी है। ओसातो कहता है कि आज तो मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, हम कल ट्रेनिंग शुरू करेंगे। इसके बाद अब ओसातो सोने चला जाता है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तब भी वो इसी वर्ल्ड में था। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसे पहले लग रहा था कि ये शायद कोई बुरा सपना है जो कि अब खत्म हो जाएगा। पर अब जब वो उठता है तो तभी हम देखते हैं उसकी टीम का वो एक गैंगस्टर मेंबर खाना बना रहा था। वो कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। ओसातो जब बाहर आता है तो यहाँ पर काजुकी और इनुकामी थे, वो दोनों ओसातो की चिंता कर रहे थे, इस वजह से वो ओसातो से मिलने के लिए आए हैं। ओसातो कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रोज सिर्फ देखने में खतरनाक है, पर अब वो दोनों कह रहे थे कि हमने सुना है कि उसकी ट्रेनिंग का तरीका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस पर ओसातो कहता है कि हाँ, रात को ये बात मैंने भी सुनी, पर फिर भी मैं उस ट्रेनिंग को पूरा कर रहूंगा। ओसातो अभी बहुत ही मोटिवेट था। ये देखकर इनुकामी कहती है कि हम भी बहुत मेहनत करेंगे और अब उन्हें वहाँ से जाना था क्योंकि आज से उनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही थी। वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। ओसातो उन्हें जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि ये दोनों इतनी जल्दी इस वर्ल्ड में घुल मिल गए, वैसे ये दोनों इस वर्ल्ड के लिए बने गए हैं। तभी उन्हें उस बैल की आवाज सुनाई देती है। ओसातो सोचने लगता है कि भले ही मुझे यहाँ के लिए नहीं चुना गया है, पर फिर भी मैं हार्ड वर्क कर इनकी मदद करूंगा, मतलब मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि इनके किसी काम आ सकूं। पर अब तभी वहाँ पर रोज आ गई थी। ओसातो उसे देखकर डर जाता है और तुरंत ही अपना सर झुका लेता है। रोज कहती है कि तुम यहाँ पर कोई कैदी नहीं हो, तुम जब चाहो अपने दोस्त से मिल सकते हो, बस ध्यान रखना कि जब तुम ट्रेनिंग ना कर रहे हो तभी उनसे बातचीत करो। इसके बाद अब वो ओसातो को एक डायरी देती है और कहती है कि ओसातो इसमें अपनी एक्सपीरियंस के बारे में और डेली लाइफ के बारे में लिख सकता है। अपना मन हल्का
हल्का करने के लिए उसातो से रख लेता है। रोज कहती है कि हम ब्रेकफास्ट के बाद से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। अगले सीन में उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अब वो ट्रेनिंग के लिए तैयार थे। यहाँ पर आकर रोज कहती है कि आज हम ट्रेनिंग थोड़ी हल्की फुल्की करेंगे। वो उसातो को मैजिक के बारे में थोड़ा समझाती है और उसके बाद उसातो को एक किताब देती है जिसमें उनकी हिस्ट्री और मैजिक से रिलेटेड कुछ चीजें लिखी हुई थी। उसातो को उस बुक की लैंग्वेज समझ में आ रही थी जबकि उसने अभी तक वर्ड्स का अभी तक देखा तक नहीं था। उसातो ये देखकर शॉक था, पर रोज बताती है कि एक खास स्पेल के कारण हो रहा है जो कि तब एक्टिवेट होता है जब कोई दूसरा वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो। उसातो सब कुछ पढ़ पा रहा था। रोज उसे डिटेल में समझाना स्टार्ट कर दिया था। उनका जो किंगडम है उससे कुछ ही दूर डीमन किंगडम है, यानी कि उनके बीच में ज्यादा दूरी नहीं है और अगर डीमन किंगडम उनके ऊपर हमला करेंगे तो रोज पहले उन पर जाकर हमला करेगी। वो उसातो को पहले ही वार्न करती है कि उसे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा। उसातो इसके लिए तैयार था। अब पहले दिन तो बहुत ही आसान था लेकिन अब अगला दिन चालू होता है। आज रोज ने उसे कहा था कि उसे दौड़ना है। उसातो दौड़ना स्टार्ट करता है। उसे नहीं पता था कि ये उसके मैजिक में क्या काम आएगा या फिर उसके मैजिक इससे किस तरह से स्ट्रॉन्ग बन सकता है, पर फिर भी वो बिना कोई बहाना बनाए दौड़ना चालू करता है। अब वो बहुत देर तक दौड़ रहा था, इस वजह से वो थक जाता है और गिर जाता है। उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, पर तभी रोज वहाँ पर आकर उसके पैरों पर जोर से लात मार देती है। यहाँ पर उसने अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल किया था, इस वजह से उसातो को भी पता नहीं चलता और उसके पैर ठीक हो जाते हैं। रोज फिर से उसे दौड़ाने को कहती है जब तक शाम ना हो जाए। उसातो इस तरह से दौड़ता रहता है। अब इस तरह से तीसरा दिन भी आ गया था और अब चौथा दिन भी आ जाता है। चौथे दिन तक उसातो अपने टीम के साथ में ऐसा ही दौड़ रहा था। उसकी टीम में जो बाकी मेंबर्स थे वो गैंगस्टर टाइप के मेंबर्स, वो इतना तेज दौड़ते हैं कि उसातो उनकी बराबरी भी नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो टीम मेंबर्स बहुत ही टाइम से इस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब कुछ देर भागने के बाद उसातो गलती से गिर जाता है। गिरने के बाद उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, पर तभी वो अपने हाथ पर नोटिस करता है कि ग्रीन लाइट निकल रही है। इसका साफ मतलब यही था कि ये उसकी मैजिक पावर है। वो शॉक था ये देखकर कि उसने दौड़ने की वजह से उसकी हीलिंग एक्टिविटी धीरे धीरे एक्टिव हो रही है। अब वो खुश था और उसे कारण मिल गया था। वैसे अब इसी तरह से वो दौड़ता रहता है और अब 7th डे आ गया था। अब तक उसातो पूरी तरह से इस ट्रेनिंग से पक चुका था। वैसे अब वो उस ट्रेनिंग को अपने दोस्तों की मदद करने के लिए नहीं बल्कि रोज की साबित करने के लिए कर रहा था कि वो हार नहीं मानेगा। वैसे अब 11th डे फाइनली उसे दौड़ने के लिए छुट्टी मिल जाती है। यहाँ पर रोज उसे नया टास्क देती है। वो कहती है कि उसे 1000 पुशअप्स करने होंगे। ये उसातो के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। उसके हाथ बीच में जवाब दे चुके थे, पर हीलिंग पावर की वजह से अब वो खुद को हील कर पा रहा था। वो पुशअप्स करने से खुद को रोकता नहीं है और करीबन 800 पुशअप्स कर लेता है। यहाँ पर रोज उसे बताती है कि मैं तुम्हें इतना हार्ड ट्रेनिंग इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हीलर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा उसका मानना है। वो कहती है कि हीलर अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो कैसे भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है और अपने टीम मेंबर्स की जान बचा सकता है। अब इसी तरह से वो दिन भर पुशअप्स करता है। अब उसने भी हार मानना बंद कर दिया था। अब उसे रोज कहे या ना कहे वो शाम को भी अपने आप खुद से ट्रेनिंग के लिए चला जाता था। वैसे अगले ही दिन रोज ने उसके ऊपर एक वेस्ट पहना दिया था जिसका वजन बहुत ही ज्यादा था। अब उसातो को उसे पहनकर भी दौड़ना था और पुशअप्स करने थे। अब उसके लिए सब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा था। वैसे आज वो जैसे ही ट्रेनिंग पर वापस लौटता है तो वो देखता है कि उसका जो टिफिन था वो उसके ही साथी यानी कि टीम मेंबर्स ने खा लिया है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और तुरंत ही उस साथी के पीछे भागने लगता है। ये देखकर दूर से रोज हंस रही थी। वैसे वो शॉक भी थी क्योंकि अभी उसातो ने वो वेस्ट नहीं उतारा था, लेकिन फिर भी वो इतनी तेज भाग रहा था जबकि अभी अभी वो इतना हार्ड ट्रेनिंग करके आया है। अब इस तरह से उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। हम देखते हैं कि एक दिन अब इनुकामी और काजुकी उससे मिलने के लिए आते हैं, मगर वो देखकर शॉक थे कि उसातो इस वक्त पुशअप्स कर रहा था और उसके पीठ के ऊपर 10 टन का एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था और यहाँ तक कि उस बड़े से पत्थर के ऊपर रोज बैठी हुई थी। लेकिन उसातो फिर भी हार नहीं मान रहा था। वो पुशअप्स करते जा रहा था और हर एक पुशअप्स के बाद वो कहता है कि तुम्हें वेट बढ़ा देना चाहिए, तुम बहुत ही हल्की हो। इसके बाद रोज को गुस्सा आता है और वो एक और 10 टन का पत्थर उस बड़े के पत्थर के ऊपर रख देती है। उसातो पहले तो नीचे गिर गया था पर फिर वो खुद को संभालता है। वो यहाँ पर अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल कर रहा था और पुशअप्स कर रहा था। ये देखकर रोज इम्प्रेस थी। वो कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा सही डायरेक्शन में जा रहे हो। रोज का मानना है कि अगली फाइटिंग सिचुएशन कभी भी आ सकती है, इस वजह से उसातो को जल्द से जल्द उसके लिए तैयार होना चाहिए। और वो अभी अपनी जर्नी के बारे में सोच रहा था कि उसने अभी तक कितनी मेहनत की है और किस तरह से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है। साथ ही वो सोच रहा था कि आज इनुकामी उसके मसल्स देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस
थी, पर वो सोचता है कि उसने इतनी मेहनत की जिसकी वजह से ये सच में लग रहा था कि बहुत ही कूल है। मगर अभी भी उसके मन में ये डाउट था कि अगर ऐसी सिचुएशन बनी कि उसे किसकी मदद करनी हो तो क्या अभी वो इतना पावरफुल है कि वो इस डीमन से लड़ सके, क्योंकि अभी तक उसने किसी डीमन को देखा नहीं है। अब अगले दिन में हम देखते हैं कि जब वो लंच कर रहा था तभी वहाँ पर रोज आती है। वो कहती है कि हमें जंगल की तरफ निकलना है। अब उसातो को इसके बारे में पता नहीं था, वो तुरंत ही तैयार हो जाता है, पर बाकी सभी समझ गए थे कि सिर्फ रोज का क्या कहना चाहती है। इस वजह से वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहे थे। अब वहाँ जंगल के पास आने के बाद रोज उसातो से कहती है कि तुम्हें इस जंगल में एक ग्रिजली बियर को ढूंढकर उसे खत्म करना है। ये सुनकर उसातो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मैंने कभी इसके बारे में सोचा तक नहीं है कि मैं ग्रिजली बियर से लड़ सकता हूँ। पर रोज कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। और इतना कहते हुए वो लात मारकर उसातो को वहाँ ऊपर से पहाड़ी से उस जंगल की तरफ ढकेल देती है। और वो इतनी ऊपर से गिर रहा था और कमाल की बात है उसे उड़ना नहीं आता था, इस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा चोट लगने वाली थी। पर वो अपने हाथ आगे कर किसी तरह से नीचे लैंड करता है। इससे उसके हाथ पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे, पर हीलिंग पावर की वजह से उसने खुद को हील कर लिया था। वो इस वक्त वैसे तो थोड़ा सा डरा हुआ था, पर बहुत ही मोटिवेट फील कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो इस जंगल में तक आ चुका है जब तक कि वो एक ग्रिजली बियर को मार ना दे। अभी सबसे पहले उसे एक ग्रिजली बियर को ढूंढना है। वो कहता है कि आखिर एक ग्रिजली बियर ज्यादा से ज्यादा कितना खतरनाक हो सकता है। पर इतना कहने की देरी थी कि अचानक से पीछे से एक जायंट ग्रिजली बियर उसके सामने आ जाता है। वो ग्रिजली बियर इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि उसे देखते ही उसातो तुरंत ही वहाँ दौड़ने शुरू कर देता है। अब दौड़ते हुए वो सोच रहा था कि इस तरह से भागने का कोई फायदा नहीं है। तभी उसे अपनी अभी तक की सारी ट्रेनिंग याद आती है। वो सोचता है कि मैंने बहुत ही इम्प्रूवमेंट कर लिया, लेकिन फिर भी अगर मैं इस तरह से डरते हुए रहा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इस वजह से अब वो रुकता है और उस ग्रिजली बियर से लड़ने के तैयार हो जाता है। पर यह फाइट फेयर फाइट नहीं थी, क्योंकि अब अचानक से उस ग्रिजली बियर की फैमिली वहाँ पर आ चुकी थी। उसातो सिचुएशन देखते हुए भागना फिर से सही समझता है और तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। पर अब वो तीनों बियर उसके पीछे पड़े हुए थे। कुछ देर आने के बाद उसातो को एक वाटरफॉल की आवाज आती है। उसातो उधर ही तरफ जा रहा था और सीधा जाकर उस वाटरफॉल में जंप कर देता है। वो तीनों बियर ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए वो कुछ देर इंतजार करते हैं। पर जब उसातो वहाँ दिख नहीं रहा था तो उन्हें वहाँ से जाना ही सही समझा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसातो, जो कि धीरे धीरे उस रिवर में बहता जा रहा था, वो कुछ दूर आकर रुकता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़कर अपने कपड़े को सुखाने लगता है। यहाँ पर वो सोच रहा था कि अब शाम होने वाली है, धीरे धीरे रात हो जाएगी। ऐसे में जंगल के अंदर घूमना एक गलती हो सकती है। इस वजह से वो अपने साथ जो ब्रेड लेकर आया था वो उन्हें खाने लगता है और फैसला करता है कि वो अगले दिन उस ग्रिजली बियर को ढूंढकर उसे खत्म करेगा। अब वो वहाँ सो गया था। अगले दिन हम देखते हैं कि वो निकल पड़ा था उस ग्रिजली बियर को ढूंढने के लिए, क्योंकि अभी उसका घर सबसे जरूरी था। उसातो आगे बढ़ रहा था तो वो हर पेड़ के ऊपर निशान लगा रहा था, जिससे कि वो फिर से गुम ना हो जाए। कुछ देर ऐसे ही निशान लगाते लगाते उसे एक पेड़ ऐसा मिलता है जिस पर उस बियर के पंजे के निशान थे। उसातो देखकर समझ गया था कि जरूर उस बियर की गुफा यही आसपास होगी। पर तभी उसे झाड़ियों में कुछ आवाज आती है। पहले उसे लगा कि शायद ये ही बियर है, क्योंकि पिछली बार भी उस बियर ने उसे ही उसातो के ऊपर हमला किया था। पर हम देखते हैं कि ये कोई बियर नहीं बल्कि एक क्यूट सा रैबिट था। इस रैबिट को चोट लगी हुई थी। उसातो से ये देखा नहीं जाता और तुरंत ही अपनी हीलिंग पावर से उसे हील कर देता है। अब उस रैबिट को ठीक करने के बाद उसातो वहाँ आगे बढ़ रहा था। वो सोच रहा था कि उसे बियर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, वरना फिर से रात हो जाएगी। पर तभी वो देखता है कि जिस रैबिट ने उसकी मदद की है वो रैबिट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। उसातो से वापस जाने को कहता है, पर वो रैबिट बात नहीं मानता। अब वो उसातो के साथ चल ही रहा था, इसलिए उसातो भागने की कोशिश करता है, पर रैबिट उससे ज्यादा तेज भाग रहा था। उसातो रुककर उससे कहता है कि देखो, मैं ग्रिजली बियर को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा पीछा करना नहीं चाहिए। पर यहाँ पर शौक होने वाली बात ये थी कि उस रैबिट को ग्रिजली बियर की गुफा को पता था। वो तुरंत ही उसातो को वहाँ पर लेकर जाता है। वहाँ पर आने के बाद उसातो देखता है कि उस बियर की पूरी फैमिली वहाँ पर सोई हुई है। उसातो जानता था कि वो सीधा जाकर हमला नहीं कर सकता, इसलिए वो बस उन्हें देखता रहता है। बस इस तरह से डे 2 भी बीत जाता है। अब तीसरा दिन आता है। अब उसातो के पास पानी की कमी होने लगी थी। वो सबसे पहले जंगल में किसी रिवर को ढूंढना चालू कर देता है। वो जिस रिवर में यहाँ पर आया था वो रिवर कहीं खो चुकी थी, पर किस्मत से उसे एक तालाब मिल जाता है। पर उस तालाब का पानी इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर वो उसातो प्यासा नहीं रह सकता था, इस वजह से वो उसे पीना ही सही समझता है। साथ ही उसने एक बोतल के अंदर उस पानी को स्टोर भी कर लिया था। अब वो आज भी उस ग्रिजली बियर की फैमिली को इसी तरह से ही देख रहा था। वो बस चाहता है कि उसे उनका डेली रूटीन पता चल सके, जैसे कि ये कब शिकार के लिए जाते हैं और
और अलग होते हैं, क्योंकि वो तीनों में से एक के साथ ही लड़ सकता है। पर वो लोग तो अपनी गुफा से निकल ही नहीं रहे थे, वो कहीं भी बाहर जा ही नहीं रहे थे। वैसे अब इतने टाइम से उन्हें देखते देखते उसातो को वो फैमिली क्यूट लगने लगी थी। अब इस तरह से तीसरा दिन भी बीत जाता है और अब वो चौथा दिन आता है। चौथा दिन आने के बाद उसातो के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था, क्योंकि उसने जिस जगह पर वो पानी पिया था वो थोड़ा खराब था। अब उसातो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी हीलिंग पावर यहाँ पर काम नहीं कर रही थी। वो कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन उसके पेट का दर्द ठीक नहीं होता। वो सोच रहा था कि शायद वो इस जंगल में मारा जाएगा, पर तभी वो बनी उसके पास आता है और उसे अच्छा महसूस कराने लगता है। उसातो उसे थैंक यू कह रहा था, पर तभी वो बनी उसातो को वहाँ से एक जगह लेकर आता है जहाँ पर बिल्कुल क्लियर वाटर था। वैसे ये वाटर असली साफ पानी जैसा तो नहीं है, पर फिर भी उस पॉइजनस वाटर से तो लाख गुना अच्छा है। उसातो उसे पीकर सोचता है कि चलो उसकी जान तो बच गई। तभी लेकिन वो बनी अजीब सा बिहेव करने लगता है और तुरंत ही जाकर सामने के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। उसातो को लगता है कि शायद उसे कुछ खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए उसातो भी इस पेड़ के ऊपर आ गया था। उसातो सोच रहा था कि इस रैबिट ने उसकी मदद की वहाँ ग्रिजली बेयर तक पहुँचने के लिए। मतलब इसे ग्रिजली बेयर से इतना डर नहीं लगता कि आखिर ये कौन सी चीज होगी जिससे ये रैबिट डर रहा है। तभी अचानक से उसातो को सामने एक व्हाइट स्नेक दिखाई देता है। वो स्नेक इतना ज्यादा बड़ा था कि वो उसातो को डायरेक्ट निगल सकता है। उसातो ये देखकर डर जाता है और बिल्कुल साउंड नहीं करता। कुछ देर रुकने के बाद वो स्नेक वहाँ से जा चुका था। उसातो चैन की सांस लेता है। वो सोच रहा था कि उसने स्नेक के बारे में बुक में तो नहीं पढ़ा था। असल में उस बुक के अंदर लिखा हुआ था कि इस जंगल में किस तरह के जानवर रहते हैं, पर इस तरह के स्नेक के बारे में उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। अब उसातो ज्यादा नहीं सोचता और तुरंत ही वापस से उस गुफा की तरफ चला जाता है उन ग्रिजली बेयर्स को देखने के लिए। अब इस तरह से देखते देखते उसे सच में वो फैमिली बहुत ही क्यूट लग रही थी, पर वो जानता है कि अगर उसने उनमें से एक ग्रिजली बेयर को भी नहीं मारा तो रोज उसे वापस घर में एंट्री नहीं करने देगी। इस वजह से अब सोच रहा था कि वो क्या करे। वो फैसला करता है कि कल कुछ भी हो जाए पर वो फाइट करने के लिए आएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बारिश हो रही थी और उसातो वहाँ के लिए निकलने वाला था, पर वो रैबिट उसे रोक रहा था कि वो आज ऐसा ना करे। पर उसातो बात नहीं मानता। वो कहता है कि ठीक है, मैं बारिश रुकने के बाद जाऊंगा। बारिश रुकती है, उसातो निकल पड़ता है रैबिट के साथ वहीं उस गुफा की तरफ। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो उस बड़े से व्हाइट ग्रिजली बेयर को मरा हुआ पाता है। पास में ही वो लेडी ग्रिजली बेयर भी मरी हुई पड़ी थी। बस उनका जो बच्चा था वो वहाँ पर जिंदा था, मगर वो उदास लग रहा था और रो रहा था। ये देखकर उसातो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता, पर बाद में वो समझ गया था कि ये काम उस जाइंट व्हाइट स्नेक का है। उसातो को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो व्हाइट स्नेक इन्हें खाकर नहीं गया। इसका मतलब वो इन्हें खाने के लिए नहीं मार रहा था, वो बस अपनी ताकत दिखा रहा था। उसातो वैसे तो यहाँ पर ग्रिजली बेयर को खत्म करने के लिए आया था, पर ये सब देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो बेयर फैमिली के लिए बदला लेने का डिसाइड करता है। वो तुरंत ही उस जाइंट स्नेक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम किंगडम के अंदर देखते हैं कि अभी उसातो के दोस्त यानी कि काजुकी और इनुकामी दोनों ही उसातो के घर पर आए थे। वहाँ वो उसातो के साथी उसे पूछते हैं कि आखिर उसातो कहाँ है, जिस पर वो बताते हैं कि उसातो ट्रेनिंग के लिए जंगल गया है। वैसे अभी बहुत दिन हो गए थे। वो काजुकी और इनुकामी यहाँ पर पहले भी आकर पूछ चुके हैं। लगभग उसातो को वहाँ पहुँचे 10 दिन हो चुके हैं। इस वजह से वो शॉक थे और कह रहे थे कि ये ट्रेनिंग इतनी लंबी क्यों चल रही है और आखिर ये ट्रेनिंग है इस तरह की। इस पर वो लोग बताते हैं कि वो ये नहीं बता सकते कि आखिर ट्रेनिंग में हो क्या रहा है, क्योंकि रोज की परमिशन के बिना बताना गलत होगा और फिर रोज उन्हें छोड़ेगी नहीं। अब वो वैसे काजुकी और उसातो की बहुत ही चिंता हो रही थी, पर इनुकामी कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक ही होगा। अब वापस से हम यहाँ उसातो के पास आते हैं। वो इस वक्त स्ट्रेचिंग कर रहा था और उसने लकड़ी का एक वेपन भी तैयार कर लिया था उस जाइंट स्नेक से लड़ने के लिए। अभी वो रैबिट डरा हुआ था, पर उसातो उससे कहता है कि उसे किसी तरह से उस जाइंट स्नेक को खत्म करना होगा। वो रैबिट से ही उस जगह के जाने को कहता है जहाँ पर वो व्हाइट स्नेक मिल सकता है। रैबिट वैसे डर के मारे वहाँ जाना नहीं चाहता था, पर उसातो के कहने पर वो मान जाता है। वहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ देर में वो उस व्हाइट स्नेक के पास पहुँच चुके थे। हम देखते हैं कि अभी वहाँ पर जो वो स्मॉल बेबी बियर भी था, जो कि इस वक्त उस जाइंट स्नेक से अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए आया था, पर वो इतना ताकतवर नहीं था कि वो उस जाइंट स्नेक को हरा पाए। इस वजह से अभी उसे चोट लग गई थी, पर किस्मत से अभी उस जाइंट स्नेक ने उस बेबी बियर को खत्म नहीं किया था। उसातो को गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो तुरंत ही उस जाइंट स्नेक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे उसे देखकर उसातो को डर लग रहा था, पर वो जानता था कि रोज से ज्यादा डरावना और कुछ नहीं हो सकता। अब वो व्हाइट स्नेक उसातो की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसातो भी इसके लिए तैयार था, पर जब उसातो आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं
कि अब वो व्हाइट स्नेक उसातो को बस खाने ही वाला था, पर उसातो स्पीड की मदद से थोड़ा पीछे होता है और अपना वो लकड़ी का बनाया हुआ वेपन उस जायंट स्नेक के आंख के अंदर मार देता है। इसके बाद अब उस स्नेक के पास बस एक आंख बची थी। इसका मतलब वो बहुत ही गुस्से में आ चुका था। वो तुरंत ही फिर से उसातो की तरफ बढ़ता है। उसातो इस बार भी अपनी स्पीड की मदद से भाग रहा था और उसने अपना चाकू निकाल लिया था, पर इतने में ही वो व्हाइट स्नेक के हाथ को बाइट कर लेता है। ये चोट इतनी ज्यादा गहरी थी कि इसे जल्दी हील कर पाना थोड़ा मुश्किल था। साथ ही साथ यहाँ पर बॉडी में धीरे धीरे पॉइजन भी फैल रहा था, जो कि सबसे बड़ा खतरा था। पर किस्मत से उसातो ने वो लेक का पानी पिया था, जो कि पहले से पॉइजनस था। इस वजह से उसे थोड़ा सा अनुभव हो गया था कि पॉइजन के साथ उसे हीलिंग मैजिक से कैसे डील करना है। उसातो किसी तरह से खुद को हील कर लेता है और अब वो फिर से तैयार था उस जायंट स्नेक से लड़ने के लिए। हम देखते हैं कि व्हाइट स्नेक फिर से उसातो की तरफ बढ़ने वाला था। यहाँ पर वो बेबी बियर भी उसातो की मदद कर रहा था। उसमें इतनी ताकत तो थी कि वो स्नेक की पूंछ पकड़कर उसे कुछ देर रोक सके, पर अच्छा था कि स्नेक का ध्यान इस चीज से भटक जाता है। इस वजह से उसातो तुरंत ही दौड़ते हुए उस स्नेक के सर पर आ गया था। यहाँ पर वो अपनी पूरी पावर लगाकर उसके सर पर मारता है, जिस वजह से उस स्नेक का स्कल डैमेज हो जाता है। साथ ही उसातो ने अपनी वो लकड़ी की स्पेयर निकाल कर उसके सर में मार दी थी, जिस वजह से उस व्हाइट स्नेक के सर में खून निकल रहा था और लग रहा था कि वो मारा गया, क्योंकि वो नीचे गिर चुका था और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। साथ ही यहाँ पर उसातो भी नीचे गिर जाता है। वो खुश था कि उसने व्हाइट स्नेक को खत्म कर दिया, पर अब उसे इतना ज्यादा चोट लगी थी कि वो वापस चलकर इस जंगल को पार नहीं कर सकता। अब तभी वहाँ पर वो बेबी बियर आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसातो ने उसकी मदद की उससे पेरेंट्स का बदला लेने के लिए। यहाँ पर हमें सबसे पहले डीमन किंग को दिखाते हैं, जो कि इस वक्त अपनी एक जनरल अमीला से बात कर रहा था। वो अपने प्लान्स के बारे में पूछ रहा था जो कि उन्होंने वॉर के लिए क्रिएट किए हैं, जिस पर अमीला कहती है कि प्लान बहुत ही सही जा रहे हैं और जल्दी वो प्लान के मुताबिक काम करना शुरू कर देंगे। इस पर डीमन किंग खुश होता है, मगर वो कहता है कि हमें किल रेशियो 1 से ज्यादा रखना है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे कि अगर 10 डीमन आ जाते हैं तो वो सामने 10 से ज्यादा लोगों को मार कर आए, या फिर अगर डीमंस भी मारे जाते हैं तो फिर 10 डीमन से कम 20 इंसानों को खत्म करें। वैसे वो ये भी कह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा डीमंस बचकर वापस आने चाहिए, भले ही तुम लोग उस वॉर में जीत पाओ या ना पाओ, पर हमें रेशियो बराबर रखते हुए डीमंस को बचा कर रखना है, जिससे कि हमारी आर्मी कम ना पड़े। अब जब अमीला वहाँ से बाहर आती है तो उसकी मुलाकात होती है डीमन डॉक्टर से, जिसे साइंटिस्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर अलग अलग क्रिएचर क्रिएट करता है। इसके लिए वो उसे एक अलग बजट दिया जाता है। उसने एक और नया मॉन्स्टर बनाया है। वो अमीला को उसे दिखाने को कहता है। अमीला वैसे तो नहीं जानना चाहती थी, पर वो फिर भी सोचती है कि आखिर किस तरह का मॉन्स्टर उस डीमन डॉक्टर ने बनाया होगा। वहाँ पर जाकर हमें जानने को मिलता है कि उसने एक जॉइंट वेनम स्नेक क्रिएट किया था, जो कि पहले भी वो कर चुका है। अमीला कहती है तो पहले वाला है, इसे तो पहले ही एक ह्यूमन सोल्जर्स ने मार दिया था, पर वो डॉक्टर बताते हैं कि नहीं, ये ज्यादा खतरनाक है। वैसे हमें यहाँ जानने को मिलता है कि अमीला की रोज के साथ कोई दुश्मनी है। अमीला कह रही थी कि हमारी फ्रंट लाइन में हीलर्स की कमी है। सामने ह्यूमंस के पास एक ऐसा हीलर है जो कि दूसरे को हील करने के अलावा हम पर हमला करती, ये गलत है। और वैसे ना जाने उसकी किस कारण से दुश्मनी है, पर वो इतने गुस्से में थी, वो कह रही थी कि अगर रोज उसे इस वॉर के दौरान मिलती है तो वो उसे खत्म कर देगी। तभी हमें ये बताया जाता है कि ये जो वॉर होने वाली है इसकी फ्रंट लाइन में डीमंस की तरह से इस इमोर्टल डार्क मैजिक यूजर लीड करेगा। अब सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं उसातो के पास। वो घर पर वापस लौट आया था और वो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि फाइनली अब उसे पेड़ के ऊपर नहीं सोना पड़ रहा था। वो अच्छे मस्त बेड पर सो रहा था। अब वो उठता है और जाकर अपने दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त यानी कि वो बियर उसातो से उसके लिए कुछ फ्रूट लेकर आया था, जो कि उसातो को बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहे थे। तभी वो देखता है कि वहाँ पर बनी भी है, यानी कि वो रैबिट भी है। उसातो उससे भी अभी गुस्सा था क्योंकि उसने उसे धोखा दिया और बताया नहीं कि असल में वो रोज का पेट है। पर वो रैबिट इतना क्यूट है कि उसातो उसे माफ कर देता है और उसे भी कुछ फ्रूट दे देता है। इस चीज पर बियर थोड़ा सा गुस्सा था और उसातो ने उसे और फ्रूट देकर मना लिया था। तभी वहाँ पर रोज आ जाती है। वो यहाँ पर उस बियर को ब्लोरेंस नाम से बुला रही थी। वो कहती है कि उसने किंग के बारे में उसे बताया, लेकिन उनका बजट तो सेम ही है। वो रेस्क्यू स्क्वाड से सेम बजट देंगे, उसी बजट में हमें इस बियर का भी ख्याल रखना है। इस वजह से रोज थोड़ी सी गुस्सा थी क्योंकि एक नया खर्चा उन्होंने ऐड कर लिया और अब इसका भार भी उन्हें ही उठाना होगा। लेकिन उसातो कहता है कि चिंता मत करो, इसका भार मैं उठाऊंगा और उसातो तुरंत ही ब्लोरेंस को अपने कंधे पर उठा लेता है। वैसे रोज का कहने का मतलब ये नहीं था कि रोज यहाँ पर कहती है कि अच्छा है, इस बियर में हमें एक फायदा है। वो बताती है कि अगर उसातो ब्लोरेंस को इस तरह से अपने कंधे पर उठा
उठाकर भागता रहेगा तो इससे उसकी एक खास ट्रेनिंग हो जाएगी, क्योंकि वहाँ वॉर के टाइम पर कई लोग चोट खाकर गिर पड़े होंगे, जिस वजह से वो हील नहीं कर सकते और उसातो वहाँ उन्हें हील नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ वॉर चल रही होगी। इसलिए उसातो को वहाँ से उन्होंने उठाकर दूर ले जाना होगा। और अभी वियर को उठाकर ले जाना सेम उसी की तरह है जैसे कि वो किसी पर्सन को उठाकर लेके जा रहा हो। अब उसातो किसी तरह से दौड़ना शुरू करता है। कुछ दूर आने के बाद उसे जो टीम मेंबर थे वो उस पर हमला करने के लिए आ गए थे, जिससे कि वो एक वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सके और उसातो उनसे बचता है। पर अभी उन दोनों ने उसातो का पीछा नहीं छोड़ा था। उसातो इसी तरह से और दूर आगे भागते हुए आता है। तभी एक टीम मेंबर्स उस पर छुपकर हमला कर देता है। साथ ही दूसरे टीम मेंबर्स ने अभी उसके ऊपर कुछ बदबूदार बलून फेंके थे जिनके अंदर पानी भरा हुआ था। अभी उसातो उन सभी को डोज करते हुए भागता जा रहा था। अभी इस तरह से दौड़ते हुए उसातो को करीबन 6 घंटे हो चुके थे। वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था, लेकिन वो थोड़ा हैरान था क्योंकि अभी तो 8-10 घंटे आराम से दौड़ लेता था, लेकिन उसे अब 6 घंटे में भी थकान होने लगी और हीलिंग पावर भी उसे उतना ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ पर रोज आती है। वो बताती है कि ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसातो के माइंड पर अभी प्रेशर है, क्योंकि जब से रोज ने उसातो को वॉर वाली बात बताई है, उसातो को वहाँ फ्रंट लाइन में रहना होगा। तभी से उसातो बहुत टेंशन में है। इसी वजह से इससे मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है और मेंटल हेल्थ को इस हीलिंग पावर से ठीक नहीं किया जा सकता। रोज कहती है कि तुम्हें अभी टाउन की तरफ ही दौड़कर जाना चाहिए, तुम लोगों से मिलोगे, तुम्हें सिचुएशन समझ में आएगी और इससे तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा, क्योंकि प्रेशर लेकर तुम कभी भी फ्रंट लाइन में खड़े नहीं रह सकते। वैसे रोज ने उसे परमिशन दे दी थी कि वो किंगडम के अंदर भी जा सकता है, लेकिन उसे अपने कंधे पर हमेशा ब्लोरेंस को उठाकर रखना होगा। उसातो उसके लिए तैयार था। वो तुरंत ही अपना वेट बढ़ाने वाला वेस्ट पहनकर उधर किंगडम की तरफ चला जाता है। अब वहाँ जाते वक्त लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी ह्यूमन को एक बियर को उठाकर भागते हुए देखा है। पर वो जानते थे कि असल में उसातो रेक्सी स्क्वाड का मेंबर है, इस वजह से वो उसातो से डर नहीं रहे थे। अब उसातो इसी तरह से दौड़ते हुए जा रहा था। तभी ब्लोरेंस को किसी चीज की स्मेल आती है। वो उसातो से वहाँ जाने के लिए कहता है। उसातो बात मानकर उसके साथ वहाँ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद हमें पता चलता है कि एक लेडी फ्रूट सेल कर रही थी और ये खुशबू उसी फ्रूट की थी। उसातो वहाँ पर आकर देखता है कि सच में वो फ्रूट बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, मगर उसातो के पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वैसे उसातो पूछता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में आकर इसे खरीद लूंगा, लेकिन क्या आप मुझे इस फ्रूट का नाम बता सकती हो? इस पर वो लेडी बताती है कि उनके किंगडम के सिग्नेचर फ्रूट हैं। इसका मतलब ये वहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस है और इनका नाम वो नहीं बताती। वो बस कह देती है कि उसे हर दुकान पर मिल जाएंगे। अब उसातो ये भी पूछता है कि वो क्या एक बड़े से भालू को लेकर दौड़ रहा है, फिर भी उसे उससे डर नहीं लग रहा, इसका क्या कारण है? तो वो लेडी बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसातो ने रेस्क्यू स्क्वाड के कपड़े पहन रखे हैं। वो जानते हैं कि उसातो रेस्क्यू स्क्वाड से है और पहले भी कई सारे लोग यहाँ पर रेस्क्यू स्क्वाड से ही इसी तरह की ट्रेनिंग करते हुए मिले हैं और वैसे भी वो इतने खतरनाक दिखते हैं कि उसातो उनसे ज्यादा खतरनाक नहीं दिखता। इस वजह से कोई उससे डर नहीं रहा है। अब उसातो वहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी वो लेडी उसातो को एक फ्रूट ऑफर करती है। अब हम देखते हैं कि उसातो वहाँ पैलेस के अंदर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद उसातो अभी सोच रहा था कि शायद वो लोग ब्लोरेंस को उनके साथ नहीं जाने देंगे क्योंकि वो एक मॉन्स्टर एनिमल है। पर तभी वहाँ पर जो गार्ड था वो कहता है कि किंग ऑलरेडी उन्हें परमिशन दे चुके हैं कि उसातो उस बियर को भी वहाँ अंदर ले जा सकता है। अब उसातो वहाँ अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो देखता है कि इनुकामी इस वक्त ट्रेनिंग कर रही है। वैसे वहाँ पर काजुकी भी नहीं दिख रहा था। अब इनुकामी उसातो को देखती है तो वो ट्रेनिंग रोक कर उसातो के पास आ जाती है। यहाँ पर उसातो उससे पूछता है कि कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया, लेकिन इनुकामी का ध्यान इस वक्त ब्लोरेंस के ऊपर था। उसे वो एनिमल यानी कि बियर खतरनाक नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। वो कहती है कि क्या वो इसे टच कर सकती है, जिस पर उसातो कहता है कि हाँ तुम इसे टच कर सकती हो और अगर ये तुम्हें बाइट कर भी लेगा तो मैं तुम्हें हील कर दूंगा। अब ऐसा ही होता है क्योंकि ब्लोरेंस ने यहाँ पर इनुकामी को बाइट कर लिया था, पर उसातो उसे हील कर देता है। इनुकामी तो ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वैसे उसातो यहाँ पर काजुकी के बारे में भी पूछता है, जिस पर इनुकामी बताती है कि वो इस वक्त जंगल की तरफ गया है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और वो सिजिलस के साथ वहाँ पर गया हुआ है। उसातो समझ गया था कि ये सभी लोग अपनी ट्रेनिंग में लगे हुए हैं, इस वजह से उसातो को फिर से लग जाना चाहिए ट्रेनिंग पर। तो वो तुरंत ही ब्लोरेंस को उठाकर और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। अब यहाँ से वो वापस अपने घर पहुंच चुका था। रात भी हो चुकी थी। वो जाकर रोज से मिलता है। वो रोज से कहता है कि जब तुमने मुझसे पहली बार कहा था कि मैं वहाँ फ्रंट लाइन में खड़ा रहूंगा तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था और मैं इतना ज्यादा डर गया था
था कि मेरे मन में आ रहा था कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं, पर ओसातो बताता है कि अब उसका वो डर निकल चुका है, क्योंकि उससे ज्यादा डरावना तो ये है कि वो उस वॉर में अपने दोस्तों को भी खो सकता है। ओसातो कहता है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ फ्रंट लाइन में खड़ा होने के लिए। ये सुनकर रोज इम्प्रेस होती है और कहती है कि एक रेक्सिस फूड मेंबर बनने के लिए इस तरह का मोटिवेशन होना जरूरी है। अब वो वापस से चला गया था और सो गया था। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वहाँ पर उसके ऊपर रोज एक बैग पटक देती है और कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द मिशन के लिए निकलना चाहिए। ओसातो को कुछ समझ तो नहीं आया था, पर वो बताती है कि असल में किंग ने उसे एक मिशन के लिए चुना है जो कि इनुकामी का मिशन है, पर ओसातो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाएगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ रोज और उसातो निकल चुके थे इनुकामी के पास। वैसे इस वक्त अभी उसातो ब्लोरेंस को अपने सर के ऊपर बिठाकर ले जा रहा था। रास्ते में उसातो रोज से कहता है कि आखिर मुझे इनुकामी की मदद करने के लिए क्यों नहीं चुना गया, जबकि वो काजुकी को भी तो चुन सकते थे, वो तो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। इस पर रोज कहती है कि हाँ, पहले उसे ही चुना गया था, लेकिन इनुकामी ने मना कर दिया क्योंकि काजुकी अभी अभी जंगल से आया है अपनी ट्रेनिंग खत्म करके। ऐसे में फिर से जंगल की तरफ जाना उसके लिए सही नहीं होगा। ओसातो को ये भी जानने को मिलता है कि उसे स्पेशली यहाँ पर बुलाया नहीं गया था, बल्कि किंग ने कहा कि अब तुम जब अकेले जा रही हो तो वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, ऐसे में तुम्हें एक हीलर की जरूरत होगी। इस वजह से वहाँ ओसातो का नाम बीच में आ गया और अब इनुकामी एक बार किंग को मना कर चुकी थी कि वो काजुकी को नहीं ले जा सकती, इसलिए दूसरी बार किंग को मना करना सही नहीं होगा। इस वजह से वो हाँ कर देती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रोज और ओसातो वहाँ इनुकामी के पास पहुंच चुके थे। इनुकामी ओसातो को देखकर थोड़ी सी शॉक थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जो हीलर उसके साथ जाने वाला है वो ओसातो है। वैसे यहाँ पर वो इस वक्त इस बात से खुश थी कि अब वो ब्लोरेंस के साथ और ज्यादा खेल पाएगी। वैसे ब्लोरेंस को यहाँ पर लेकर आने का कारण सिर्फ यही है कि वो घर पर सबके हाथ बाइट करता रहता था, इस वजह से ओसातो को ना चाहते हुए उसे उठाकर लेकर आना पड़ा। वैसे अब इनुकामी ओसातो को अपनी टीम से मिलाती है, जहाँ पर एक नाइट है जिसका नाम उरेकू है और एक मेज है जिसका नाम ओरिन है। ओसातो को याद आता है कि वो ओरेकू से पहले भी मिल चुका है, क्योंकि वो जब सुबह सुबह मॉर्निंग रनिंग के लिए आता है तब ओरेकू कासल के गेट पर गार्ड करता है। वैसे यहाँ पर रोज भी इनुकामी से कह रही थी कि तुम्हें वहाँ थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। ओसातो अभी इतना ज्यादा अच्छे से मैजिक एबिलिटी को नहीं सीखा है कि वो किसी को डेथ से जिंदा कर सके या फिर पूरी तरह से हील कर सके। पॉइजन की भी एक लिमिट है, ओसातो उससे ज्यादा पॉइजन को हील नहीं कर सकता, क्योंकि अभी अभी ओसातो ने यहाँ पर रोज से ट्रेनिंग लेना शुरू किया है। इनुकामी कहती है कि हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इसके बाद रोज वहाँ से चली जाती है। अभी इनुकामी कह रही थी कि ये सच में थोड़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही पावरफुल है। वैसे इसके बाद अब उन्हें वहाँ से आगे बढ़ना था। तभी सीन चेंज होता है और हम काजुकी को देखते हैं। वो जंगल से ट्रेनिंग के बाद वापस किंगडम में लौट चुका है और अभी वो ट्रेनिंग कर रहा है। ये देखते हुए प्रिंसेस सीलिया उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि उसे इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी नहीं चाहिए, इससे उसकी बॉडी पर भी असर पड़ेगा। वैसे प्रिंसेस सीलिया असल में काजुको को पसंद करने लगी है, लेकिन काजुकी कहता है कि नहीं, अगर वो सच में डीमन से लड़ने चाहते हैं तो उन्हें और ताकतवर बनने की जरूरत है। और वैसे भी सिर्फ 3 ही वॉरियर यहाँ इस वर्ल्ड में आए हैं, इसका मतलब उन तीनों को ही पूरी जान लगानी होगी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में, तभी इस तरह से वो डीमन आर्मी को रोक पाएंगे और वो लोग फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे चलते हुए वो सोच रहे थे कि अब उन्हें कोई मॉन्स्टर मिलेगा और उन्हें थोड़ा मजा आना स्टार्ट होगा। इतने में ही वहाँ सामने कोरिन और उरेकू को कुछ हलचल होती दिखती है। अब इनुकामी और ओसातो आगे बढ़कर पूछते हैं कि ये क्या है, क्या कोई मॉन्स्टर है? तो इस चीज पर वो दोनों बताते हैं कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि उनसे भी ज्यादा बेकार चीज है। असल में वहाँ पर कुछ लुटेरे थे, ये गिनती में बहुत सारे थे। ये इनका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और हम तुम्हारी बात भी बीच में नहीं रखेंगे, बस तुम्हारे पास जो भी कुछ वैल्यूएबल आइटम है वो हमें दे दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर ओरेकू तुरंत ही मना कर देता है, लेकिन ये चीज उन लुटेरों के लीडर को पसंद नहीं आती। वो कहने लगते हैं कि हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, बल्कि तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें सारा सामान हमें देना होगा, तभी तुम यहाँ से आगे बढ़ पाओगे, लेकिन हम तुम्हें लूटने भी नहीं देने वाले। यहाँ पर उनके लुक्स तो बहुत वैसे परफेक्ट लुटेरे वाले थे, पर ओसातो को उनसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि ओसातो के टीम मेंबर्स ही इतने खतरनाक दिख रहे थे कि इस तरह के लुटेरे उसे नहीं डरा सकते। अभी यहाँ पर इनुकामी को भी इनसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, वो तो बल्कि इन्हें देखकर बहुत
बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी क्योंकि फाइनली उसके एक और फैंटेसी पूरी होने वाली है। वहाँ नीचे हम ब्लोरेंस को देखते हैं जो कि इनके सामने आता है। तो यहाँ इस लुटेरे की गैंग के कुछ गुंडे डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, इनके पास तो एक ग्रिजली बियर भी है। मगर इतने में ही उनका लीडर उन्हें रोक देता है और कहने लगता है कि तुम लोग पागल हो, हम इसे अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं। अगर हम इस ब्लू ग्रिजली बियर को सेल करेंगे तो हमें ब्लैक मार्केट में इसकी बहुत ही ज्यादा कीमत मिलेगी। मैं तो कहता हूँ हमें इसे जिंदा पकड़ना चाहिए। अब जैसे ही वो लोग ब्लोरेंस के बारे में इतना कहते हैं तो इतने में ही इनुकामी को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपनी थंडर पावर से अटैक कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि उन लिटोरे के लीडर को बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी पर वो जिंदा था। ये देखकर उसातो इनुकामी की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा अपनी मैजिक पावर का अच्छा खासा कंट्रोल है। उसातो उससे कहता है कि तुम अपनी पावर का जितना चाहे उतना उपयोग कर सकते हो, चिंता की बात नहीं है। अगर इन्हें ज्यादा चोट लगी तो मैं इन्हें हील कर दूंगा, बस ये मरने नहीं चाहिए। अब इसके बाद इनुकामी भी उन पर हमला करना शुरू करती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ऊरिन को कुछ महसूस होता है। असल में ये कुछ बीस्ट थे। अब यहाँ पर ऊरी को जितनी देर में ये समझ पाता उन्हें उतने में ही वो सारे बीस्ट जो कि असल में जंगली सुअर हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं और उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ अभी किसी तरह से ये लोग उनके अटैक से बच रहे थे पर तभी एक जंगली सुअर यहाँ इनुकामी पर हमला करने वाला था। उसातो उसके सामने आकर इनुकामी को पकड़ लेता है जिससे कि वो जंगली सुअर का हमला उसातो को लगे, मगर उस सुअर ने उसातो को इतनी तेज मारा था कि उसातो और इनुकामी वहाँ से बहुत ही ज्यादा तेजी से दूर फेंक जाते हैं। अभी वो जब नीचे गिर रहे थे तो उसातो यहाँ पर अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल कर रहा था जिससे पहले वो उस जंगली सुअर के अटैक से हुए डैमेज को हील कर सके और साथ ही साथ जब वो नीचे गिर रहे थे तो उन्हें ज्यादा चोट भी ना लगे। अभी वो एक पेड़ के ऊपर गिरते हैं जिस झाड़ियों से उन्हें कुछ चोट लगती है और वहाँ नीचे एक नदी बह रही थी और वो सीधा जाकर उसी में गिरते हैं और उसकी धारा के चलते वहाँ से बहने लगते हैं। अब उसातो उस नदी को देखते ही समझ गया था कि ये वही नदी है जिसमें वो पहले भी कूद चुका है और ये नदी जाकर सीधा एक झरने से जुड़ती है। इसका मतलब वो नीचे की तरफ गिरने वाले हैं। उसातो इनुकामी को वार्निंग देता है और तभी वो झरना आ जाता है और वो सीधा झरने से नीचे गिर जाते हैं। अभी नीचे भी वो बहते हुए जा रहे थे। हम कुछ देर में देखते हैं कि इनुकामी उसातो को पकड़कर वहाँ उस नदी से बाहर निकल आती है और उसे लग रहा था कि उसातो अब चलने की हालत में नहीं है, इसलिए वो उसातो को सहारा देते हुए वहाँ से आगे ले जाने वाली थी। पर उसातो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने नदी के अंदर ही खुद को हील कर लिया था और अभी उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है, बल्कि इनुकामी को ही गाल पर चोट लगी हुई थी जिसे उसातो हील करता है। वैसे यहाँ पर इनुकामी उससे माफी मांग रही थी क्योंकि उसे ही बचाने के चलते उसातो वापस से जंगल के अंदर आ गया। उसातो कहता है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वो पहले भी इस जंगल में आ चुका है और ये जंगल बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर उसके नए दोस्त भी बने थे। यहाँ वो ये भी बता रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस जंगल में इतनी जल्दी फिर से आ जाएगा। वैसे इनुकामी को अभी इस बारे में नहीं पता था कि उसातो इस जंगल में आया था, इसलिए वो उसातो से पूछती है तो उसातो बताता है कि हाँ वो इस जंगल के अंदर आया था और जिन जंगली सुअर से अभी उनकी लड़ाई हुई वो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं थे, उन्हें वो लोग आराम से हरा सकते थे। वो बस सिचुएशन बिगड़ गई, इस वजह से उन्हें वो अटैक झेलना पड़ा और वो वहाँ आ गए, वरना उसातो उनसे भी ज्यादा खतरनाक बीस्ट से लड़ चुका है। इनुकामी तो सुनकर शौक हो जाती है। वैसे उसातो अभी यह भी कह रहा था कि हम थोड़ी गलत सिचुएशन में फंस चुके हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर खाना नहीं है या फिर पानी भी नहीं है। इस रिवर के पानी हम नहीं पी सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है और मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि फिर हम चलने की हालत में नहीं रहेंगे। साथ ही यहाँ पर उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। इनुकामी कहती है कि इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर से वो वापस पहाड़ी के ऊपर की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पर हमें कुरिन और उरेकू मिल जाएंगे। पर उसातो कहता है कि नहीं, अभी हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि अब रात होने वाली है और रात को जंगल में आगे बढ़ना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। उसातो कह रहा था कि हमें इस तरह से यहीं पर रुकना होगा, पर अगर जंगल के बीच में भी नहीं रुका जा सकता और उसातो पिछली बार पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। जब वो ये बात इनुकामी को बताता है तो इनुकामी कहती है कि उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता क्योंकि उसकी फैमिली ने अभी उसे इस तरह से एंजॉय करने को नहीं दिया है। अब उसातो आसपास देखने लगता है कि तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है और वो कहता है कि हम यहाँ रुक सकते हैं। अब उसका आइडिया सही था। वैसे उसातो यहाँ पर कह रहा था कि हमारे कपड़े गीले हो चुके हैं, हमें इन्हें बदल देना चाहिए, पर इनुकामी इसमें उसके कुछ गलत इरादे लगते हैं और वो थोड़ी शर्मा जाती है। वैसे उसातो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। वैसे अब उन्हें खाने की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन इनुकामी खाने की प्रॉब्लम खत्म कर देती है क्योंकि वो यहाँ अपने पास अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करती है और पानी के अंदर उन बिजली के झटकों से जितनी भी फिश वहाँ तैर रही थी उन्हें खत्म कर देती है। अब उनके खाने का इंतजाम भी हो चुका था। वैसे यहाँ वो सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, थंडर पावर से आग
दिलाने के लिए। वैसे उसातो तो अभी इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश था। अब वो इनुकामी से कह रहा था कि काश पिछली बार भी तुम मेरे साथ आती, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंजॉयफुल हो। इसके बाद उसातो ने अपने कपड़े वहाँ पर सुखाने के लिए डाल दिए थे और आग के पास बैठकर खुद को सुखाने लगा था। यहाँ पर इनुकामी अभी उस गुफा के बिल्कुल एक कोने में जाकर दीवार की तरफ मुंह कर बैठी हुई थी, क्योंकि उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो सोच रही थी कि शायद उसातो उससे माफी मांगेगा, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो उसातो के मसल्स देखते हुए वो शॉक हो जाती है और फिर से आगे देखने लगती है। वैसे तभी उसे सामने गुफा के एक कोने के कुछ चमकता हुआ दिखता है। असल में ये वहाँ पर रहने वाले जानवरों की आंखें थी। उसातो तो पहले उन्हें देखकर थोड़ा सतर्क हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये कोई खतरनाक जानवर होगा। लेकिन जब वो जानवर वहाँ सामने आते हैं तो हमें जानने को मिलता है वो बस वेनम मंकीज है। उसातो उन्हें देखकर कहता है कि ये तो नॉर्मल चीज है, तुम इनके साथ खेल सकती हो। वैसे यहाँ उनके नाम में वेनम है, इससे उसातो समझ जाता है कि ये जहरीले हैं। वो तो तुरंत ही इनुकामी से कहते हैं तुम उन्हें टच मत करना। इनुकामी कहाँ मानने वाली थी, वो तुरंत ही अपनी उंगली एक मंकी की तरफ करती है और वो वेनम मंकी उसकी उंगली को बाइट कर लेता है, जिस वजह से इनुकामी की बॉडी में जहर फैल गया था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हमें जानने को मिलता है कि कोरिन की एक साथी ने यहाँ काजुकी को बता दिया था कि उसातो और इनुकामी जंगल में खो चुके हैं और अभी तक किसी को उनका कोई पता नहीं है। ये सुनकर काजुकी शॉक होता है और वो तुरंत ही किंग के पास जाकर कहने लगता है कि आपको जल्द से जल्द एक रिसर्च टीम उन्हें ढूंढने के लिए भेजनी चाहिए। किंग कहते हैं कि हमें ऑलरेडी टीम तैयार कर ली है, लेकिन वो अभी नहीं जा सकती, उसे हम सुबह भेजेंगे। ये सुनकर काजुकी गुस्सा होता है और कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, उस जंगल में कितने खतरनाक जानवर रहते हैं ये मैं देख कर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि वो लोग वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके साथ तो कोई सोल्जर्स या फिर कोई पावरफुल पर्सन भी नहीं है। इसके बाद अब काजुकी खुद वहाँ जंगल में जाने वाला था, लेकिन इतने में ही रोज उसे वहाँ आकर रोक देती है। वो कहती है कि तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें उनकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। उसातो इनुकामी के साथ है और उसके होते हुए इनुकामी को कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद अब सीन चेंज होता है। हम यहाँ उसातो और इनुकामी को देखते हैं। उसातो ने इनुकामी को हील कर दिया था। यहाँ भी वो दोनों बैठे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे रात होने लगती है। उसातो कहता है कि हमें सोचना चाहिए। वैसे यहाँ पर अभी किसी एक को नजर रखनी चाहिए बाहर, जिससे कि कोई मॉन्स्टर या फिर कोई बीस्ट उन पर हमला ना कर दे। उसातो कहता है कि मैं रात भर नजर रखूंगा, तुम सो सकती हो। पर इस पर इनुकामी कहती है कि नहीं, तुम मुझे हील करने में ऑलरेडी अपनी बहुत सारी मैजिक पावर यूज कर चुके हो, तुम्हें पहले सो जाना चाहिए जिससे तुम रिकवर हो सको। उसातो बात मान जाता है। अब उसातो लेटता है, तभी इनुकामी उससे कहने लगती है कि क्या तुम जाग रहे हो। उसातो कहता है कि हाँ मैं भी जाग रहा हूँ। तो इनुकामी उससे पूछते है कि इस वर्ल्ड में समन होने के बारे में तुम्हें क्या लगता है। उसातो कहता है कि ये क्वेश्चन है। इनुकामी कहती है कि सिंपल बात है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। उसातो कहता है कि ऐसा क्यों। तो इनुकामी बताती है कि रियल वर्ल्ड में उसके लिए कुछ भी हासिल करने को नहीं बचा है। उसने जो भी सब सोचा है उसे वो मिल गया, मगर उसे फिर भी कोई मजा नहीं आ रहा यहाँ पर, लेकिन उसे मजा आ रहा है। उसातो कहता है कि सेम, मैं भी यहाँ से नहीं जाना चाहता। पहले मैं सोच रहा था कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ और अगर मैं अपनी रियल वर्ल्ड की तरह यहाँ भी एक्ट करूंगा तो मैं तुम दोनों के ऊपर बर्डन बनूंगा। इस वजह से मैंने यहाँ इतनी हार्ड ट्रेनिंग करना शुरू किया। इनुकामी भी बिल्कुल ऐसा ही मानती है। वो कहती है कि अब हमें बाहर दूसरी दुनिया में जाने के बारे में भूल जाना चाहिए और जब तक हम यहाँ हैं तब तक इस किंगडम को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। उसातो इस बात पर एग्री करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें झाड़ियों के बीच से कुछ आवाज आती है। इनुकामी पूरी तरह से तैयार था हमला करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि ब्लोरेंस था और बाकी लोग थे। अभी उरेको उसके साथ था। वो यहाँ इन दोनों को देखकर खुश था और कहता है कि ब्लोरेंस ने उसातो की स्मेल को पहचान लिया था। वो तुरंत ही यहाँ दौड़ता दौड़ता आ गया, लेकिन यहाँ पर उरेको बहुत ही थक गया था क्योंकि ब्लोरेंस को बहुत ही तेज भागता है। अब पूरी टीम वापस से ज्वाइन हो चुकी थी, इस वजह से वो उस जंगल से बाहर जाने के लिए निकल पड़े थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसातो और इनुकामी दोनों ही अभी किंग के सामने आए थे, क्योंकि किंग उसातो से माफी मांगना चाहते थे। वो कह रहे थे कि माफ करना कि हमारी वजह से तुम दोनों वहाँ जंगल में फंस गए। लेकिन इस पर उसातो कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पहली बार थोड़ी ना उस जंगल में फंसे गए हैं। ये सुनकर किंग शॉक हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इस जंगल में पहले कैसे फंस गए। अब उसातो को याद आता है कि ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था, लेकिन अगर यहाँ पर वो रोज का नाम लेगा तो शायद रोज फंस जाएगी। इस वजह से वो रोज को प्रोटेक्ट करते हुए झूठ बोल देता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो ट्रेनिंग कितनी भी ज्यादा खतरनाक थी और फिर वो सोचने लगता है कि आखिर वो रोज को क्यों बचा रहा है। वैसे यहाँ पर किंग अभी उन दोनों से कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन वो बताते हैं कि उन्होंने एक जरूरी मीटिंग करनी है। इस वजह से वो
अभी यहाँ से चले जाएं। अभी दोनों जब वहाँ से जाते हैं तो तभी वहाँ पर रोज और क्लियस आ जाते हैं, क्योंकि मीटिंग इन दोनों से ही होने वाली थी। इन्हें कुछ जरूरी सीरियस बात करनी थी। उसातो और इनुकामी जब बाहर आ रहे थे तो उसातो कह रहा था ना जाने कि वो किस सीरियस बात पर मीटिंग कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम दोनों को निकाल रहे हो। मगर इस पर इनुकामी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उनके पास पहले ही नाइट्स की कमी है और हम इतने भी कमजोर नहीं है कि हमें निकाल दिया जाए। अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ पर काजुकी और प्रिंसेस सीलिया आ जाते हैं। उसातो उन दोनों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उन्हें वेलकम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर काजुकी और ज्यादा शॉक हो जाता है कि अभी अभी ये इतने खतरनाक जंगल से अपनी जान बचाते हुए आए हैं और फिर भी इतने ज्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, जबकि काजुकी की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। अब जब वो वहाँ उस पैलेस से बाहर आते हैं तो यहाँ पर वो साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। काजुकी उसातो से कह रहा था कि तुम लोगों ने वहाँ पर सरवाइव कैसे किया जबकि तुम दोनों अकेले थे, मैं तो सीलियस के साथ गया था। तो उसातो कहता है कि वहाँ सरवाइव करना कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तभी इनुकामी कहने लगती है कि हाँ, बस तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि तुम किसी भी गलत चीज को टच ना करो। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने भी एक मंकी को टच कर लिया था जिस वजह से उसकी बॉडी में पॉइजनस फैल गया था। अब वैसे वो लोग एक दूसरे को बाय करते हैं, इस वजह से वो सीलियस को अभी तेज पूरी तैयारी करने के लिए जब सीलियस वहाँ से चला जाता है तो वो रोज से कहते हैं कि हमारी तुमसे भी एक रिक्वेस्ट है। वैसे ज्यादातर तो किंग उससे कोई रिक्वेस्ट करते नहीं, पर अब सिचुएशन कुछ ज्यादा ही सीरियस हो चुकी है। वो रोज से कहते हैं कि रोज उस किंगडम की सबसे फास्टेस्ट पर्सन है, वो सबसे तेज दौड़ती है। इस वजह से वो चाहते हैं कि रोज जाकर देखे कि डीमंस आर्मी कहाँ तक पहुँच चुकी है। रोज को इस पर कोई दिक्कत नहीं थी, वो तुरंत ही हाँ करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इतने में ही किंग उसे फिर से रोकते हैं और वो नीचे आकर उससे एक और रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि रोज अपनी पुरानी पोजीशन यानी कि बटालियन कमांडर के तौर पर ज्वाइन कर ले। असल में रोज पहले बहुत ज्यादा हाई रैंक पर थी, लेकिन एक बड़ी सी वॉर के चलते उसके जो सबॉर्डिनेट यानी कि उसके जो टीम मेंबर्स थे वो सभी मारे गए। रोज अकेली बची थी, इस वजह से उसे इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है। उसने इस पोस्ट को छोड़ दिया और अभी वो उस पोस्ट को वापस से नहीं पाना चाहती, इसलिए वो सर नीचे करके बोलती है कि नहीं, मैं उस पोस्ट को वापस से नहीं स्वीकार कर सकती। लेकिन किंग थोड़ा हैरान थे। वो कहते हैं कि रोज पुरानी बातों को भूल जाए और फिर से बटालियन कमांडर बने, लेकिन रोज कहती है कि नहीं, वो भले ही कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो इस चीज को नहीं भुला सकती, क्योंकि उसकी आंखों पर जो स्कार बना हुआ है वो उसे हमेशा उस दिन की याद दिलाता रहेगा। वो चाहती है कि उसे रेस्क्यू स्क्वाड को ही संभालने ही दिया जाए, क्योंकि रेस्क्यू स्क्वाड का काम यही है कि वो बैटलफील्ड में जो सोल्जर्स मर रहे हैं उनकी जान बचा सके, और ये काम रोज के हिसाब से पिछले काम से ज्यादा अच्छा है। साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर किंग पहले ही उसे बोलते तो शायद वो हाँ कर भी सकती थी, लेकिन अब उसे खुद से भी ज्यादा एक बेटर पर्सन मिल चुका है। यहाँ पर वो उसातो की बात कर रही थी। वो कहती है कि अगर उसातो इसी तरह से ट्रेनिंग करता रहा वो रोज से भी ज्यादा यानी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है और इस किंगडम को उसातो जैसे ही की जरूरत है। किंग कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम जो भी फैसला करोगी वो सही होगा। इसके बाद अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम उसातो को देखते हैं। अभी रात हो चुकी थी। वो जब अपने घर जाता है तो यहाँ पर वो टेबल के ऊपर एक लेटर देखता है और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए थे। उस पर एक मैप बना हुआ था और लेटर में लिखा हुआ था कि उसातो को ये जो नीचे रखा हुआ है लेटर, ये खोलना नहीं है बल्कि ये किसी को देना है। उसातो को नहीं पता कि ये किसको देना है, पर उस जगह की लोकेशन लिखी हुई थी और ऐसे उसे कल सुबह करना था। वैसे भी रोज कहीं पर भी नहीं थी, तो वो अपने साथियों से पूछता है कि आखिर रोज कहाँ गई, जिस पर उसका साथी बताता है कि रोज बताकर नहीं गई कि वो कहाँ गई है। वैसे असल में रोज जा चुकी है वहाँ डीमन आर्मी को देखने के लिए। वो कितनी दूर तक आ चुके हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अभी रोज उस जगह पर पहुंच चुके हैं। वो जंगल से होते हुए जा रही थी और हमें जानने को मिलता है कि असल में इनका जो किंगडम जहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब इनका जो जंगल है वो जहाँ से स्टार्ट होता है और उसके दूसरी तरफ से एक और जंगल स्टार्ट होता है, जिस जंगल के दूसरी तरफ वो डीमंस रहते हैं। तो यहाँ पर इस खाई को पार करने के लिए डीमंस अभी बहुत बड़ा ब्रिज बना रहे थे, क्योंकि ये पहले हमला करेंगे। इस वजह से इन्हें ब्रिज बनाने की पहले जरूरत पड़ेगी, जिससे कि उनके सारे ट्रूप्स उस ब्रिज को पार कर सकें। इस तरफ अभी जब रोज वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि लगभग ब्रिज बन चुका है। अभी वैसे वो डीमंस बहुत खुश थे क्योंकि उनका काम परफेक्टली चल रहा था। तभी कोई रोज को देख लेता है। वो आकर अमीलिया को बताता है कि रोज यहाँ पर पहुँच चुकी है। वैसे वो रोज नहीं बताता, वो कहता है कि कोई सोल्जर्स यहाँ पर पहुँचा है जिसने उनके बारे में देख लिया है कि वो ब्रिज बना रहे हैं। पर अमीलिया को इस पर कोई दिक्कत नहीं थी। वो कहती है कि देखने दो, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ब्रिज तैयार हो चुका है और जब तक वो सोल्जर्स या फिर जो भी है वो जाकर किंग को बताएगा तब तक हमारी पूरी आर्मी इस ब्रिज को पार कर चुकी होगी। अब जब वो इस बात को कह रही थी इतने में ही एक बड़ा सा
पेड़ उड़ते हुए आता है और सीधा उस ब्रिज के ऊपर गिरता है। उस ब्रिज को वहाँ खाई के अंदर गिरता ये देखकर अमीलिया और उसके साथी बहुत ही ज्यादा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी ये क्या हुआ। तभी उसके सामने उस खाई के दूसरी तरफ वो रोज को देखते हैं। रोज अभी अमीलिया को देखकर स्माइल कर रही थी, पर उसे लग रहा था कि जैसे कि उसे चिढ़ा रही है। लेकिन अब अमीलिया यहाँ पर या फिर बाकी कोई कुछ भी करे इससे पहले ही रोज वहाँ से भाग जाती है। वैसे तो उसका मिशन ये था कि यहाँ पर आकर देखना कि डीमंस कितनी दूर तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अब इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने की वजह से उन लोगों को और ज्यादा टाइम मिल चुका था, क्योंकि अब ब्रिज को बनाने में डीमंस को और ज्यादा टाइम लगेगा। उसका मिशन अब पूरा हो चुका था। इस वजह से वो वापस किंगडम की तरफ लौटने लगती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब अगला दिन हो चुका था। ओसातो इस वक्त उसी जगह पर जा रहा था जिस जगह पर जाने को रोज ने कहा है और लेटर देने के लिए। अभी रास्ते में ओसातो बिल्कुल चुपचाप चल रहा था, इसलिए बाकी लोग ये देखकर शॉक थे कि एक रेस्क्यू स्क्वाड का मेंबर इतने शांत तरीके से कहीं कैसे जा सकता है, क्योंकि हर बार वो पागलपंती करते हैं। वैसे ओसातो जब जा रहा था तभी उस लेडी को देखता है जो वहाँ पर फ्रूट सेल करती है। ओसातो उसके फ्रूट बहुत ही पसंद करता है, इस वजह से वो इन्हें खरीदना चाहता था, पर वो सोचता है कि वो वहाँ से लौटते वक्त इन्हें खरीदेगा क्योंकि उसका काम ज्यादा जरूरी है। वो उस जगह पर पहुँचता है। हम देखते हैं कि असल में एक क्लिनिक थी जो कि और कोई नहीं बल्कि ओर्गा और उसकी सिस्टर चलाती हैं। ओर्गा की सिस्टर का नाम वैसे यूरुरु है। यहाँ पर ओसातो को देखती ही तो उसकी यूनिफॉर्म देखकर समझ जाती है कि ओसातो असल में रेस्क्यू स्क्वाड का मेंबर है। अब ओसातो और वो दोनों ही वहाँ क्लिनिक की तरफ आते हैं जहाँ ओर्गा अभी एक बच्चे को हील कर रहा था। उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, वो बहुत ही अच्छे से उसे हील करता है। ओसातो यहाँ पर नोटिस करता है कि ओर्गा बहुत ही ज्यादा शांत तरीके से हीलिंग मैजिक का यूज कर पाता है। ओसातो समझ गया था कि ओर्गा को बहुत ज्यादा लंबे टाइम से इस चीज की प्रैक्टिस है। अभी वो हील कर रहा था, इस वजह से ओसातो उससे बात नहीं कर सकता। पर अब जब जैसे ही वो उस बच्चे को हील करता है तो ओसातो और यूरुरु वहाँ अंदर आते हैं और ओसातो उसे वो लेटर देता है। वो कहता है कि ये लेटर रोज की तरफ से है। अब जब और उसे पढ़ रहा था तो ओसातो यहाँ पर यूरुरु से पूछता है कि आखिर उसने ट्रेनिंग करना क्यों छोड़ दिया, जिस पर यूरुरु बताती है कि वो अपने भाई की तरह एक अलग टाइप की हीलिंग मैजिशियन है, मतलब कि वो खुद को उतने अच्छे से हील नहीं कर पाती जितना वो दूसरों को हील करती है। और उस असली कारण तो ये है कि उसे रोज की ट्रेनिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसे रोज बहुत ही डरावनी लगती है। वैसे इस तरफ हम देखते हैं कि ओर्गा जब उस लेटर को पढ़ रहा था तो उसके इंस्पिरेशन से लग रहा था कि शायद इस लेटर में कुछ खतरनाक बात लिखी हुई है, पर वो ऐसा दिखाता है जैसे कि लेटर में बिल्कुल नॉर्मल। अब जब यहाँ ओसातो और यूरुरु जब बात कर रहे थे इतने में ही एक आदमी वहाँ आता है और वो ओर्गा को बताता है कि मार्केट के अंदर एक आदमी गलती से छत के ऊपर से गिर गया और प्रॉब्लम की बात ये है कि वो किसी दो लोगों के ऊपर गिरा है जिस वजह से उन तीनों को ही चोट लगी है। तो अब ओर्गा तुरंत ही वहाँ जाने लगा था। वो ओसातो को साथ चलने को कहता है कि उसे नहीं पता कि सिचुएशन कितनी बिगड़ सकती है और साथ ही इस चीज में ओसातो भी अपनी हीलिंग पावर का यूज दूसरे पर करना सीख जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि उसमें से एक को कुछ ज्यादा ही सीरियस चोट लगी थी अपने पैर पर। वो लोग उसे हील कर रहे थे। यहाँ ओसातो जिस आदमी को हील कर रहा था उसके पैर में इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि ओसातो भी शॉक था कि क्या वो इसे हील कर पाएगा, क्योंकि ओसातो ने आज से पहले इतनी खतरनाक चोट को हील नहीं किया है। तभी ओर्गा उससे कहता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है। हीलिंग पावर जब तक अच्छे से काम करती है जब व्यक्ति को खुद पर ज्यादा भरोसा हो। जब ओर्गा ये बात सुनकर ओसातो को काजुकी की याद आती है, क्योंकि काजुकी ने उससे कहा था कि रोज खुद से भी ज्यादा ओसातो पर भरोसा कर रही है, इस वजह से ओसातो को भी खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अब यही सोच के साथ वो पूरे बिलीव से उस आदमी को हील करता है और फाइनली उसका पैर ठीक हो जाता है। इसने सक्सेसफुली उन तीनों लोगों को हील कर दिया था। अब इसके बाद वो फिर से क्लिनिक लौटते हैं जहाँ ओर्गा और यूरुरु ओसातो से कह रहे थे कि वो फिर से कभी ऐसा सिचुएशन में पड़े तो ओसातो उनकी मदद कर सकता है। ओसातो भी इस पर हाँ करता है और वहाँ से चला जाता है। ओसातो के वहाँ जाते ही सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस हो जाती है, क्योंकि ओर्गा यहाँ अपनी बहन को बताता है कि उस लेटर में वॉर के बारे में लिखा था, वॉर जल्दी होने वाली है और उन्हें उसके लिए बुलाया है फ्रंट लाइन के लिए। ये सुनकर यूरुरु हैरान थी, पर ओर्गा कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम ओसातो को देखते हैं जो कि उस लेडी के पास से कुछ फ्रूट्स लेकर वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में एक बच्ची उसके पास आती है और ओसातो और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि सिर्फ ओसातो ही वो पर्सन है जो उसके फ्यूचर को ठीक कर सकता है। इसके बाद वो वहाँ से भाग गई थी। लेकिन हम ओसातो को देखते हैं जो कि अभी बहुत ज्यादा हैरान था। इस बच्चे की जितनी भी अभी तक बुरी मेमोरीज थी वो ओसातो के पास आ चुकी थी। अब ओसातो को कुछ समझ में नहीं आया था, इस वजह से पहले वो उस छोटी बच्ची का पीछा करता है, पर फिर भी उसे कुछ नहीं पता चलता क्योंकि वो छोटी बच्ची पहले ही वहाँ से कहीं भाग चुकी थी। वैसे हम देखते हैं कि जब ओसातो उसे ढूंढ रहा था तब वो छोटी बच्ची जिस घर में रहती है वहाँ ऊपर खिड़की से अभी ओसातो को ही देख रही थी और मन में सोच रही थी कि काश ओसातो सक्सेसफुल हो जाए। अभी नहीं पता कि वो किस चीज के बारे में बात कर रही थी। इसके बाद अब हम
ओसातो को देखते हैं। यहाँ पर ओसातो अभी एक सोल्जर्स के पास आया हुआ था और उसे बात कर रहा था कि क्या उसने किंगडम में किसी गर्ल को देखा है जिसके सर पर कान थे। सिंपल वो यहाँ पर कह रहा था कि क्या उसने किसी फॉक्स गर्ल को देखा है। इस पर गार्ड कहता है कि नहीं, वो बहुत टाइम से यहाँ सिटी में आसपास घूम रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसी किसी गर्ल को नहीं देखा। अब तभी वहाँ पर रोज आ जाती है। वो पूछती है कि आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। वो गार्ड तो यहाँ पर रोज को देखकर डर गया था, इस वजह से वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। ओसातो कहता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो, लेकिन फिर वो ये भी कहने लगता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम रोज को देखकर डर गए, वो सच में डरावनी है। पर ये बात रोज ने सुन ली थी। वो तुरंत ही उसका मुंह पकड़ते हुए उसे हवा में उठा लेती है। ओसातो उससे माफी मांगता है लेकिन जब रोज उसे नहीं छोड़ रही थी तो वो बात बदलते हुए पूछता है कि इतने टाइम से आखिर वो कहाँ पर गई थी। तो इस पर रोज पूरी डिटेल में बताती है कि किंग की तरफ से उसे एक मिशन मिला था, जिस मिशन के दौरान उसे डीमंस को देखकर आना था कि वो अभी तक कहाँ पहुँचे। अब ओसातो भी इस बारे में थोड़ी डिटेल मांगता है तो रोज बताती है कि वो लोग एक वैली पार करने के लिए यहाँ जंगल की तरफ एंटर करने वाले हैं, लेकिन रोज ने वहाँ ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया जिस वजह से उन्हें अब बहुत टाइम लगने वाला है। ओसातो इस पर खुश था। अब वो दोनों ही वापस घर की तरफ लौटने लगते हैं जहाँ ओसातो अब रोज को वो फॉक्स गर्ल की बात बताता है। अब लकीली यहाँ रोज उसके बारे में जानती थी। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, वो 2 साल पहले इस किंगडम में आई थी, वो यहाँ कहीं नहीं है और जब वो यहाँ पर आई थी तब वो 12 साल की थी। उसका सफर बहुत मुश्किल भरा रहा क्योंकि रास्ते में वेस्टलैंड के दौरान उसके ऊपर कई सारे लुटेरों ने और कुछ किडनैप करने वाले लोगों ने हमला किया था, लेकिन वो उन सभी से बची और उसने यहाँ तक का रास्ता तय किया। अब ओसातो ये तो समझ गया था रास्ते में लुटेरे मिल सकते हैं जो कि सामान लूटते हैं, लेकिन कोई किडनैपर उसे किडनैप क्यों करना पड़े चाहेगा। रोज कहती है तो तुम इस वर्ल्ड से नहीं हो, इस वजह से तुम नहीं जानते। वो यहाँ ओसातो को बताती है जो डेमी ह्यूमंस होते हैं उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, अभी फिक्स नहीं है उनके पास कौन सी पावर्स है, सबके पास अलग अलग तरह की पावर्स होती है। इस वजह से कुछ लोग उन्हें किडनैप करना पसंद करते हैं जिससे कि वो उनकी पावर को कैप्चर कर सकें या फिर उन्हें महंगे दामों पर सेल कर सकें। ओसातो सारी बात समझ गया था। वैसे ओसातो पूछता है कि क्या किसी डेमी ह्यूमन के पास ऐसी पावर भी हो सकती है जिससे वो सामने वाले को अपनी कोई मेमोरीज या फिर कोई डरावनी इमेजेस दिखा सके। रोज पहले तो थोड़ा सोचती है और फिर कहती है कि हाँ एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें कोई पुरानी यादें तो नहीं बल्कि फ्यूचर में जो होने वाला है वो दिखा सकता है और साथ ही दूसरे को दिखा सकता है। पर ऐसी एबिलिटी बहुत ही रेयर होती है। रोज अभी तक किसी भी ऐसे डेमी ह्यूमन से नहीं मिली। वैसे तो ओसातो से ये भी पूछते हैं कि आखिर तुम अचानक से इस बारे में क्यों बात कर रहे हो। तो उस पर ओसातो कहता है कि कुछ नहीं, बस उसने ये सब बातें किसी बुक में पढ़ी थी तो सोचा कि वो पूछ ले। रोज को यहाँ पर कुछ शक तो होता है लेकिन वो फिर ओसातो से कुछ नहीं कहती। रोज कहती है कि तुम घर जाओ, मुझे अभी कैसल में भी जाना है क्योंकि मुझे किंग को रिपोर्ट देनी है अपने इस मिशन के बारे में। वो अभी भी वहाँ से लौटी थी, इस वजह से वो अभी किंग से नहीं मिली है। वहाँ पर जाकर वो किंग को सारी बात बताती है। किंग बहुत खुश होते हैं कि रोज ने उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया, इससे उन्हें अब थोड़ा और टाइम मिल चुका है, लेकिन ये भी पक्का है कि वो डीमंस इस बार और ज्यादा तेजी के साथ उस ब्रिज को रीबिल्ड करेंगे। इस चीज को देखते हुए किंग काजुकी और इनुकामी को वहाँ पर बुलाते हैं। अब काजुकी और इनुकामी जब वहाँ पर आ रहे थे तो वो आपस में बात कर रहे थे कि आखिर किंग ने उन्हें इतनी ज्यादा अर्जेंट क्यों बुलाया, लेकिन ये बात उन्हें किंग के पास जाकर ही पता चलेगी। वो आगे बढ़ रहे थे तभी उनकी मुलाकात प्रिंसेस सीलिया के साथ होती है। इनुकामी तो उससे बिल्कुल नॉर्मली बात कर रही थी, लेकिन काजुकी के लिए उसे अभी बात कर पाना थोड़ा सा वियर्ड हो रहा था क्योंकि पिछली बार के इंसिडेंट के बाद उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वो प्रिंसेस सीलिया से कहती है कि फादर तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अब आधी रात हो चुकी थी। ओसातो की नींद लगी हुई थी, लेकिन वहाँ बाकी जो उसके साथी सो रहे थे वो बहुत ही जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। इन्हीं खर्राटों के चलते ओसातो को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर वो छोटी बच्ची उससे क्या कहना चाहती थी। वो ये तो समझ गया था कि उसने जो भी कुछ इमेज देखी वो फ्यूचर की थी, पर आखिर उसका मतलब क्या था। लेकिन तभी हम वहाँ पर इनुकामी को देखते हैं। वो असल में काजुकी का पीछा करते हुए यहाँ पर आ गई थी क्योंकि उसे काजुकी की चिंता हो रही थी। पहले तो वो ओसातो का मजाक उड़ाते हुए उसकी स्पीच रिपीट करने लगती है जो कि ओसातो को बिल्कुल वियर्ड नहीं लग रही थी, बल्कि वो ऐसा दिखा रहा था कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि हम कल मिलेंगे। वैसे इनुकामी कहती है कि मैं यहाँ पर काजुकी का पीछा करते हुए आई थी, उसे उसकी चिंता थी, लेकिन अब ओसातो ने सारी सिचुएशन संभाल ली है इसलिए कोई बात नहीं। ओसातो वैसे सोच रहा था कि काजुकी वहाँ ना जाए क्योंकि उसकी जान को खतरा है और ओसातो नहीं चाहता कि उसके दोस्त यहाँ पर मारे जा सके। वो ये भी चाहता है कि इनुकामी भी वहाँ फाइट में ना जाए, लेकिन वो उसे नहीं मना कर सकता क्योंकि इनुकामी उन सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि किंग रे अपनी सभी सोल्जर्स को जो इस वॉर में जाने वाले हैं उन्हें बुला लिया था और यहाँ पर इनुकामी और काजुकी उनके आसपास खड़े हुए थे। किंग सभी को बताते कि डीमन
डीमंस वॉर की तैयारी कर चुके हैं। वो जल्दी यहाँ पर पहुंचेंगे और बहुत ही जल्द उनकी उनसे लड़ाई होने वाली है। ये लड़ाई पिछली बार जितनी आसान नहीं होगी, क्योंकि इस बार डीमंस ने अपने बहुत सारे सोल्जर्स यानी कि डीमन सोल्जर्स को बुला लिया है। साथ ही साथ हमला करने के लिए उनसे लड़ना इस बार और ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन किंग कहते हैं कि हम भी बिना तैयारी के वहाँ नहीं जा रहे हैं। वो काजुकी और इनुकामी के बारे में बताते हैं कि हमारे साथ 2 वॉरियर्स हैं। वो यहाँ पर रेक्सिस कोड को भी बुलाते हैं। वो कहते हैं कि रेक्सिस कोड भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, इसलिए अब हमें उतना डरने की जरूरत नहीं। अब सभी तैयार थे, अगले दिन उन्हें यहाँ से निकलना था। हम अगले सीन में काजुकी को देखते हैं जो कि पूरी तरह से तैयार लग रहा था। लेकिन अभी सबसे पहले वो प्रिंसेस सीलिया से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर जाकर पहले तो वो उसी मेड से कहता है कि जिसके बाद वो प्रिंसेस सीलिया की मेड वहाँ अंदर जाकर प्रिंसेस सीलिया से कहती है कि आपसे मिलने काजुकी आया है। अब प्रिंसेस सीलिया वहाँ गेट के पास आती है। काजुकी कहता है कि माफ करना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। लेकिन प्रिंसेस सीलिया खुश थी कि वो वॉर में जाने से पहले उससे मिलने के लिए आया। काजुकी यहाँ पर प्रिंसेस सीलिया का पहली बार नाम लेता है कि वो आज नहीं कल वॉर में जाने वाला है। लेकिन अब जब काजुकी ने उसका नाम लिया था तो वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्मा गई थी और वो ब्लश करती है। इसके बाद काजुकी वहाँ से चला जाता है। काजुकी ने यहाँ पर अपना लव कन्फेस नहीं किया था, क्योंकि वो जानता है कि वो जिस वॉर में जाने वाला है वहाँ पर जरूरी नहीं कि वो जिंदा बचकर भी आएगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि उसातो अभी फ्लोरेंस के साथ खेल रहा था, तभी वहाँ पर यूरुरु आती है। आपको याद नहीं हो तो ये वही लड़की है जो कि ओर्गा की बहन है और ये दोनों ही हीलर हैं और ये भी अभी वहाँ वॉर में जाने की तैयारी कर रहे थे। यूरुरु यहाँ पर अभी फ्लोरेंस को देखती है। उसे फ्लोरेंस बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। वो उसके साथ खेलना चाहती थी और उसातो कहता है कि फ्लोरेंस किसी से बात नहीं करता। यूरुरु जब हाथ आगे बढ़ाती है तो फ्लोरेंस उसके हाथ को काट देता है। तभी यूरुरु के कंधे पर रैबिट आ चुका था जो कि रोज का है, मगर यूरुरु जब उसे टच करने जाती है तो वो वहाँ से हट जाता है। तभी उसातो नोटिस करता है कि सामने ओर्गा भी वहाँ आ रहा है, लेकिन उसके हाथ में सामान था जो कि वो उठा नहीं पा रहा था। इस वजह से उसातो वहाँ जाकर उसकी मदद करता है। अभी लोग वॉर के बारे में बात कर रहे थे। यूरुरु शायद पहली बार उस वॉर में जाने वाली है, इस वजह से वो इसके लिए थोड़ी नर्वस थी। तभी वहाँ पर वो गैंगस्टर लुक वाला आदमी आता है, मतलब उसातो का साथी, और वो कहता है कि रोज उसातो को उसके कमरे में बुला रही है क्योंकि वॉर में जाने से पहले वो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। उसातो वहाँ पर जाता है। वैसे पहले कभी वो रोज के कमरे में नहीं गया, इस वजह से वो थोड़ा शॉक था। अब वहाँ पर जाने के बाद रोज उसे एक बॉक्स देती है जिसमें उसके लिए एक नई यूनिफॉर्म थी। वो उसातो पर अच्छी लग रही थी। रोज यहाँ पर बताती है कि वो शुरुआत में फ्रंट लाइन पर नहीं रहेगा। उसातो पूछता है कि आखिर क्यों, तो इस पर रोज कहती है कि शुरुआत में वहाँ होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ पर तब फाइट होगी और हमें शुरुआत में कोई इंसर्ट नहीं मिलेगा जिसे हम हील कर सकते हैं। हम धीरे धीरे फ्रंट लाइन की तरफ जाएंगे और रास्ते में तुम्हें जितना इंजर्ड लोग मिले तुम्हें उन्हें हील करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हें इंजर्ड लोग को ही ढूंढते रहना है, बल्कि तुम्हें जो मिल रहे हैं पहले तुम उन्हें हील करोगे। साथ में अगर तुम चाहो तो तुम अगर डीमंस को भी रोक सकते हो। वैसे यहाँ पर वो उसातो को एक बात क्लियर कर देती है कि वो कुछ भी हो जाए उसातो को वहाँ पर अपनी जान नहीं गंवानी है। उसातो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तो इस पर रोज कहती है कि वो ऐसा कई सारे लोगों को जानती है जिन्होंने उसे सेम बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। वो ये भी कहती है कि अगर तुमने सैक्रिफाइस करने का ख्याल अपने मन में लाया तो वो डीमंस तुम्हें मारे इसके पहले मैं तुम्हें मार दूंगी। उसातो कहता है कि वो चिंता नहीं करे, उसातो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, वो दूसरों को भी बचाएगा और खुद भी वहाँ से जिंदा बचकर लौट के आएगा। इसके बाद उसातो वहाँ बाहर आ गया था। वो खुद से कह रहा था कि उसकी मेन प्रायोरिटी रहेगी कि वो काजुकी और इनुकामी को कुछ ना होने दे। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी बग्गी में वॉर के लिए निकल पड़े थे। यहाँ पर जो हीलिंग ग्रुप है, मतलब कि रोज का ग्रुप, वो अलग बग्गी में दूसरे रास्ते से वहाँ पर जा रहा था। रास्ते में यूरुरु बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी क्योंकि ये रास्ता बहुत ही लंबा है। इन्हें जंगल को पूरा पार करके जाना होगा, तब वो वहाँ पर पहुंचेंगे। दूसरी तरफ वहाँ हम रोज को देखते हैं और उसातो को, जो कि अभी बग्गी के सबसे आगे बैठे हुए थे। उसातो ने कभी भी डीमंस को नहीं देखा है, इस वजह से वो रोज से पूछता है कि आखिर ये डीमंस किस तरह के दिखते हैं, जिस पर रोज बताती है कि वो वैसे तो ह्यूमन जैसे ही हैं, लेकिन उन्हें डेमी ह्यूमंस कहा जाता है। उनके सर पर बड़े बड़े सींग होते हैं और उनकी पावर नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा होती है। इसके बाद रोज उसातो से कहने लगती है कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, जिस पर उसातो कहता है कि नहीं, मैं उन डीमन से भी ज्यादा खतरनाक किसी को जानता हूँ। वैसे ऐसे वो रोज के लिए कह रहा था, इस वजह से उसे लग रहा था कि रोज उसे मारेगी, पर रोज उसे नहीं मारती। असल में हमने देखा था कि अभी कुछ टाइम पहले ही रोज ने उसातो को कहा था कि वो वहाँ पर खुद को सेक्रीफाइस करने का
का ख्याल दिमाग से ना लाए, और ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि तब वो अपनी टीम के बारे में सोच रही थी। यहाँ पर अभी वो अपनी टीम के बारे में ही सोच रही है, क्योंकि जब वो बहुत पहले एक वॉर में गई थी तो उसके कुछ टीममेट्स मारे गए थे। और इसके बाद अब सीन चेंज होता है सीधा पास्ट में, यानी कि आज से 5 साल पहले, और हमें पूरी स्टोरी में बताया जाता है। हमें पता है कि 5 साल पहले रोज किंगडम में बटालियन कमांडर थी। तो आज के दिन किंगडम को अपने कुछ जासूस से कुछ रिपोर्ट्स मिली, जिसमें उन्हें पता चला कि कुछ डीमंस जो यात्री होते हैं, मतलब जो कि किंगडम्स में दूसरे किंगडम से आ रहे हैं, उन्हें बीच रास्ते में रोक लेते हैं, उन्हें लूट लेते हैं या तो उन्हें खत्म कर देते हैं। और इसी चीज पर किंग ने सोचा कि शायद डीमंस हम पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन अभी वो इस चीज पर श्योर नहीं थे। इसलिए वो सीलियस और रोज को वहां पर बुलाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि हमें कुछ करना होगा। अब यहाँ पर सीलियस और रोज दोनों ही अलग अलग मानना था। सीलियस कह रहा था कि हमें कुछ लोगों को वहां पर खड़ा कर देना चाहिए जो कि उन डीमंस को रोकेंगे, लेकिन रोज का कहना था कि वहाँ खड़े रहकर उन डीमंस से लड़ना टाइम की बर्बादी होगी, हमें खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। हालांकि जब कोई यात्री वहाँ से आने वाला हो जिस समय हम उस समय किसी को वहाँ भेज सकते हैं। दोनों को अलग अलग मानना था, लेकिन दोनों किंगडम का ही अच्छा सोचते हैं, इसलिए वो पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब जब रोज वहाँ से जा रही थी तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि असल में रोज की हीलिंग स्क्वाड की वाइस कैप्टन हुआ करती थी। इसका नाम एल है। यहाँ पर आकर रोज से कहती है कि इसने सारी बातें सुन ली और वो अब डीमन के बारे में पूछने लगती है कि क्या सच में खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है, जिस पर रोज कहती है कि नहीं, ये खतरा बड़ा नहीं है, लेकिन हम डीमंस को कम नहीं समझ सकते। वो एल से कहती है कि हमें जल्द से जल्द ट्रेनिंग शुरू करनी होगी, जिससे कि अगर आगे कुछ भी जरूरत पड़े तो हम उसके लिए तैयार हो सके। घर पहुंचने के बाद अभी हम देखते हैं कि एल बाकी स्क्वाड मेंबर के साथ रिलेशन उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि वो लोग उसे पीटते हैं, वैसे सिर्फ दोस्त की तरह, क्योंकि रोज ने अभी अभी उन सभी को ट्रेनिंग के लिए कहा था। और रोज की ट्रेनिंग कितनी खतरनाक है ये बात हम जानते हैं, और 5 साल पहले तो उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल सेम हुआ करती थी। वैसे अब टाइम थोड़े इसी तरह से बीतता है, और 7 दिन बाद हम देखते हैं कि किंग ने फिर से रोज को अपने पास बुलाया था। वो उसे बताते हैं कि उन्हें फिर से खबर मिली है कि कुछ डीमंस जंगल में घूम रहे हैं। आने वाले यात्री ने उन्हें देखा है, वो सभी डीमंस छुपे थे और उनकी गिनती थोड़ी ज्यादा है। इस वजह से रोज को और बाकी स्क्वाड को वहाँ पर जाकर देखने को कहते हैं। इस पर रोज घर आ जाती है। घर पर आकर वो सभी को बताती है कि उन्हें साथ में जंगल की तरफ जाना है। सभी लोग हैरान थे, और रोज ये भी बताती है कि वहाँ पर करीबन 30 डीमन होंगे। अब यहाँ पर एल तो थोड़ी एक्साइटेड लग रही थी, और वो सभी से कह रही थी कि हम ट्रेनिंग के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, इसलिए हम उन्हें हरा देंगे। पर बाकी सभी मोटिवेट नहीं थे। तभी उन्हें जानने को मिलता है कि रोज भी वहाँ जा रही है, वो सिर्फ स्क्वाड के बारे में नहीं भेज रही। और दूसरी बात, वो लोग अभी रैबिट को बाहर नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि रोज के हिसाब से वहाँ खतरा है, लेकिन अब रोज वहाँ जा रही है। इस वजह से सभी स्क्वाड मेंबर्स एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें चोट भी लग जाती है तो रोज हील कर देगी। इसके बाद वो तुरंत ही जंगल की तरफ निकल पड़े हैं, लेकिन पहले दिन हर तरफ घूमने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब रात हो चुकी थी, इसलिए वो एक जगह पर आग जलाकर रुक जाते हैं। रात उन्हें वहीं पर गुजारनी थी। तभी उनके स्क्वाड में से एक लड़की कहती है कि हमें फिर से कल इसी जगह पर ढूंढना जारी रखना चाहिए। पर उसी समय एल कहने लगती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें कुछ मिलने वाला है, मेरे हिसाब से हमें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। अब भले ही वो लोग उसे थोड़ा सा पीटते हैं, लेकिन वो उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि वो वाइस कैप्टन है, इसलिए सभी लोग रेडी हो जाते हैं। इसके बाद अब सभी सो गए थे, लेकिन रोज देखती है कि अभी एल सोई नहीं है। वो उससे पूछते हैं कि वो क्यों नहीं सो रही। इस पर एल कहने लगती है कि आखिर रोज ने उसे वाइस कैप्टन क्यों बनाया, जबकि वो बाकियों की तरह ही है, और बल्कि बाकियों से भी बेकार है, क्योंकि वो अपनी मर्जी चलाती है और उसका एटीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन दूसरों के लिए, रोज के लिए नहीं। अगर कोई भी उसे कुछ ऑर्डर देता है तो वो ऑर्डर फॉलो नहीं करती। इस पर रोज उसे बताती है कि जब वो उससे मिली थी तो वो उसे सेम खुद की तरह लगी, मतलब वो रोज की तरह ही है। और उस टाइम पर एल ने रोज के ऑर्डर को भी फॉलो नहीं किया था। हालांकि फिर रोज ने उसे पीट के अपने ऑर्डर फॉलो करवा लिए थे। रोज बताती है कि वो हर टाइम प्रैक्टिस के दौरान ये चीज नोटिस करती है कि एल हमेशा उसे पीछे छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो कभी कर नहीं पाती। ये चीज रोज को अच्छी लगती है और वो चाहती है कि बाकी स्क्वाड मेंबर्स भी इसी तरह से करें। यहाँ तक कि रोज ये भी कह देती है कि फ्यूचर में शायद मेरे बाद तुम ही हीलिंग स्क्वाड की कमांडर बनोगी। ये सुनकर एल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इस पर वो कहने लगती है कि आखिर रोज ने उसे ऐसा क्यों चुना, जिस पर रोज कहती है कि उसने अचानक से कोई डिसीजन नहीं लिया, बल्कि उसके हिसाब से एल आगे चलकर कमांडर बनने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानती, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। और भले ही वो रोज की ट्रेनिंग को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाती। अब यहाँ पर एल भी मान लेती है और वो अभी बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन इस पर रोज कहती है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा, वरना मैं अपने डिसीजन चेंज भी कर सकती हूँ। अब तभी हम
देखते हैं कि अचानक से सभी स्वॉर्ड मेंबर्स उठ जाते हैं क्योंकि वो सोने का नाटक कर रहे थे और उनकी बात सुन रहे थे। ये देखकर अभी एल शॉक हो जाती है। वो लोग एल से कहते हैं कि वो उसे अपना कमांडर मान लेंगे और उनके हिसाब से एल एक अच्छा कमांडर बनेगी। अब इस चीज पर एल को थोड़ी सी शर्म आ जाती है और वो तुरंत ही उन लोगों के पीछे उन्हें मारने के लिए भागने लगती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग फिर से डीमंस को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे और रास्ते में ही उन्हें कुछ निशान दिखते हैं। यहाँ पर कुछ पैरों के निशान थे और साथ ही आसपास के पेड़ों पर नाखूनों के। हमें जानने को मिलता है कि जो अभी डीमंस हैं वो यहाँ पर आकर इस जंगल के सभी मॉन्स्टर को खत्म कर रहे हैं। अभी रोज और बाकी सभी को नहीं पता कि आखिर वो मॉन्स्टर को मार क्यों रहे हैं, लेकिन इन निशानों का पीछा करते हुए उन्हें वो डीमंस दिख जाते हैं। वो सच में गिनती में ज्यादा थे और यहाँ पर वो जंगल के कई सारे मॉन्स्टर को खत्म कर रहे थे। और अब रोज अपने स्क्वाड मेंबर्स को पीछे करते हुए खुद आगे आकर वहाँ उन डीमंस की कमांडर से बात करती है। यहाँ पर रोज पूछते हैं कि आखिर तुम सभी क्यों कर रहे हो, जिस पर वो डीमन की कमांडर कहने लगती है कि ये बात वो उन्हें नहीं बता सकते, लेकिन वो ये भी नहीं करना चाहते, पर फ्यूचर में उन्हें इससे बहुत ज्यादा बड़ा फायदा होगा। अब रोज उन्हें एक और मौका देती है और कहती है कि देखो, अगर तुम लोग मुझे अब कुछ सच में बता देते हो मैं तुम्हें जिंदा दूंगी। लेकिन इस पर अब सब वो सामने वाली डीमंस कहने लगती है कि हम तुम्हें जिंदा नहीं जाने देंगे। और इसके बाद अब फाइट शुरू होने वाली थी। फाइट शुरू होने से पहले रोज एल से कहती है कि वो मेन कमांडर के साथ फाइट करेगी। इस वजह से बाकी स्क्वाड को जो इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर देने हैं वो एल दे सकती है। यहाँ पर रोज आगे बढ़ गई थी उस कमांडर से लड़ने के लिए और एल और बाकी सभी बाकी डीमंस को संभालने के लिए आगे बढ़ रहे थे। एल कह रही थी कि हम क्या कर सकते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि अभी वो डीमन कमांडर रोज पर हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन रोज की स्पीड देखकर वो और हैरान हो जाती है क्योंकि रोज उससे कहीं ज्यादा तेज थी। अब यहाँ वो डीमन कमांडर थोड़ा अलग तरीके का यूज कर रहा था। वो आसपास के पेड़ों के पास से भागने लगी थी, लेकिन यहाँ पर रोज उन्हीं पेड़ों को उखाड़ते हुए एक एक करके उसके ऊपर फेंकने लगती है, जिससे कि उसकी स्पीड कम हो जा रही थी। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे पेड़ कटे हुए भी थे जो कि खुद उन डीमंस ने काटे थे, ना जाने क्यों, पर रोज उन्हें भी फेंक रही थी। इससे उस डीमन कमांडर की स्पीड सच में कम हो जाती है और वो भी अभी हैरानी थी कि आखिर रोज है क्या चीज, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े पत्थरों को लगातार उठाते हुए फेंक रही थी। उसने कभी भी कोई ह्यूमंस को इतना ज्यादा पावरफुल नहीं देखा था। वो हैरानी में रोज से पूछती है कि आखिर तुम्हारा मैजिक एट्रीब्यूट क्या है, तो रोज जवाब नहीं देती और आगे बढ़ने लगती है। ये देखते हुए वो डीमन कमांडर तुरंत ही अपनी विंड स्पेशल टेक्निक का यूज करती है, लेकिन रोज उनके बीच से भी भाग रही थी। ये देखते हुए वो डीमन कमांडर हंसती है और कहती है कि तुम सच में बेवकूफ हो, तुम कभी भी इन विंड स्पेशल स्लैश से नहीं बच सकती। मगर हम देखते हैं कि रोज जब आगे बढ़ रही थी तो उसकी हीलिंग पावर भी एक्टिवेट थी, जिससे अगर उसे कोई चोट लगती है तो वो तुरंत ही हील हो जाती है। ये देखकर डीमन कमांडर जान चुकी थी कि रोज के पास हीलिंग पावर्स है, पर वो बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि एक हीलर सिर्फ हील कर सकता है, लेकिन रोज अपनी पावर को अलग तरीके से यूज करती है। वो समझ गई थी कि सच में रोज एक पावरफुल अपोनेंट है। इस वजह से वो रुक के पहले खुद को इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम नैरो है और वो डीमन कमांडर किसी रीजन की वजह से है, और वो रीजन ये है कि उनके पास एक डीमन कर्स स्वॉर्ड है। वो तुरंत ही उस तलवार को निकालती है और उस तलवार में एक अजीब सी एनर्जी निकल रही थी। रोज उस एनर्जी पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और तुरंत ही उस पर हमला करने लगती है। यहाँ पर अभी वो नैरो उस तलवार के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी, पर लड़ते वक्त रोज ये चीज समझ चुकी थी कि उसके हाथ में एक कर्स स्वॉर्ड है। कर्स स्वॉर्ड में एक अलग एनर्जी होती है और यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि स्वॉर्ड के अंदर किसी डीमन गॉड या फिर किसी इनके लॉर्ड को समन करने की पावर है। वो नहीं पता कि वो लोग कैसे करने वाले हैं, लेकिन अब गुस्से में आकर नैरो अपनी तलवार की जो ट्रू स्ट्रेंथ है और जो एनर्जी है उसे रिलीज करती है। उसके बाद पासा बिल्कुल पलट चुका था, क्योंकि जहाँ पर नैरो की पावर तो बढ़ चुकी थी, पर साथ ही साथ बाकी जो डीमंस साथी थे वो भी मैनिपुलेट होते जा रहे थे। हम देखते हैं कि रोज के हीलिंग स्वॉर्ड कुछ मेंबर्स जो कि अभी उन डीमंस पर भारी पड़ रहे थे, वो डीमंस बढ़ते हुए स्वॉर्ड मेंबर्स की को ही खत्म करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक डीमन जिसके पेट में तलवार लगी हुई थी वो अपने एक हाथ से रोज के एक साथी को पकड़ता है, उसे मार देता है। ये देखकर रोज हैरान थी क्योंकि अब डीमंस को खुद की लाइफ का कुछ नहीं था। वो सभी कह रहे थे कि वो डीमन लॉर्ड के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, और ऐसा सब डीमन कह रहे थे। वो भले ही खुद मारे जा रहे हैं, लेकिन वो रोज के साथियों को भी खत्म कर रहे थे। अब इस चीज पर रोज को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो पागलों की तरह नैरो पर हमला करना शुरू कर देती है। अभी यहाँ पर नैरो अच्छी खासी पीटी थी, पर फिर भी वो अपनी तलवार को आगे करती है क्योंकि अब उसकी एनर्जी बढ़ चुकी है, इसलिए उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो तुरंत ही अपने एक फ्लैश को यहाँ पर रोज की आंखों पर चला देती है। इस वजह से उसकी एक आंख पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, और कर्स स्वॉर्ड होने का ये फायदा है कि अब रोज इसे हील नहीं कर सकती। इसका मतलब अब उसे एक ही आंख से देखेगा, जिस वजह से एक साइड पर उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। इस चीज का फायदा उठाते हुए नैरो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइनल ब्लू अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। इस अटैक के बाद रोज
यहाँ पर मारी जाने वाली थी, लेकिन उसी समय सामने एल आ जाती है। वो अटैक सीधा एल को लगता है। ये अटैक इतना खतरनाक था कि एल तुरंत ही वहाँ पर गिर गई थी, पर ये देखकर रोज पागल हो जाती है। वो एक के बाद एक नैरो के ऊपर बहुत ही खतरनाक हमले करना शुरू कर देती है। यहाँ पर कुछ देर तक तो बिल्कुल नहीं रुकती और लास्ट में वो नैरो की तलवार सीधा उसके पेट में घुसा देती है और उसे उसके पेड़ पे लटका देती है। इसके बाद वो नैरो को खत्म ही करने वाली थी कि पर तभी वहाँ पर अमीला आती है। आपने अगर कुछ पहले पार्ट्स देखे होंगे तो आपको अमीला याद होगी, जो कि करंट टाइम की है, लेकिन ये 5 साल पहले की अमीला है। यहाँ पर अमीला को देखकर रोज को एल की याद आती है। अब तभी उससे अपने सारे टीम मेंबर्स भी दिखने लगते हैं, जो कि सच में हंस रहे थे। यहाँ पर एल उसातो से कहती है कि क्या तुम भूल गई कि मैंने मरने से पहले तुमसे कहा था कि तुम्हें बिल्कुल भी बदला नहीं लेना, तुम जैसी पहले थी तुम्हें वैसा ही रहना है। रोज उनकी बात सुनती है और सोचती है कि हाँ, वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। उसे तो अब और स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है, जिससे कि आगे किसी के साथ भी ऐसा कुछ ना हो। इसके बाद एल और उसके सारे सोर्ड मेंबर्स उसे ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चले जाते हैं और रोज भी खड़ी हो जाती है और अपनी बैंडेज खोल देती है और कहती है कि अब मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। उसे ये चीज भी पता थी कि जल्दी डीमन लॉर्ड सामने आ जाएगा और बहुत बड़ी वॉर होने वाली है, इसलिए उसे जल्द से जल्द फिर से एक टीम बनाने की जरूरत थी। वो कहती है कि उसकी टीम में कम से कम 5 मेंबर्स तो होने ही चाहिए और 2 हीलर्स होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है एक ऐसा पर्सन जो कि बिल्कुल रोज की तरह हीलर हो और साथ ही साथ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा हो, जिससे अगर जरूरत पड़ी तो वो फ्रंट लाइन में आकर डीमन से लड़कर उन्हें हरा भी सकता हो। अगर सच में वो ऐसी कोई स्क्वाड बना लेती है तो उसके बाद उसकी स्वॉर्ड में नहीं बल्कि दूसरी स्वॉर्ड में भी कोई भी नहीं मारा जाएगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम करंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी रोज और उसातो दोनों बग्गी में आगे बैठे हुए थे, जहाँ रोज ये सब याद कर रही थी और सोच रही थी कि फाइनली उसे उसातो मिल चुका है। वैसे वो ऐसी चीज ही मजाक में कहती है कि अगर इस पूरी दुनिया में जितने भी हीलर हैं वो सभी रोज की तरह ही होते तो फिर क्या होता, जिसके बाद उसातो कहता है तो ये दुनिया खत्म हो जाती। इस पर उसातो को मरना पड़ता। वैसे रोज ये भी कह रही थी कि उसकी ट्रेनिंग भी अभी तक कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया है, सिर्फ उसके और उसातो के सिवा, और उससे नहीं लगता कि कोई हीलर इतनी कड़ी ट्रेनिंग पूरी कर पाएगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें अमीला और बाकी डीमंस को दिखाया जाता है। यहाँ पर अभी वो लोग फिर से ब्रिज बनाने में कामयाब हो चुके थे और आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन अमीला और बाकी सभी जानते थे कि जल्द ही ह्यूमंस वहाँ पर आएंगे और फाइट शुरू होने वाली है। तभी वहाँ पर डीमंस नाइट आता है, जो कि इस लड़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। अमीला उससे कहती है कि तुम्हें उन ह्यूमंस को कम नहीं समझना चाहिए, वो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह। इस पर डीमन नाइट कहने लगता है कि मुझे तो इस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मॉन्स्टर हुए तो वो मॉन्स्टर आज यहाँ पर मारे जाएंगे। और इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि किंगडम से सभी सोल्जर्स यहाँ पर आ चुके थे और सभी ने कैंप लगाना शुरू कर दिया था। कैंप इसलिए क्योंकि जो वॉर स्टार्ट हो रही थी वो अगले दिन से स्टार्ट होगी, इसलिए रात उन्हें अभी यहीं पर गुजारनी है। हम देखते हैं कि अगले ही सुबह सबसे पहले उसातो जग गया था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, ये सोचकर कि आज वॉर है। अब जब वो बाहर आता है तो उसे वहाँ पर इनुकामी मिलती है। इनुकामी भी जल्दी उठ गई थी क्योंकि वो एक्साइटेड थी अपने न्यू आर्मर को पहनने के लिए। वो उसातो को बताते हैं कि ये न्यू आर्मर उसे वॉर के लिए मिला है और ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, ये उसकी मैजिक पावर को बढ़ाता है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ इसकी स्पीड भी कम नहीं है। वो यहाँ पर चाहती थी कि उसातो भी उसके आर्मर की तारीफ करे, इसलिए वो उसे फोर्स करती है कि वो भी आर्मर के बारे में कुछ कहे, लेकिन उसातो को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। वो बस इतना कहता है कि तुम्हें तो क्यूट चीजें पसंद थी पर ये तो कूल लग रहा है। तो इस पर इनुकामी कहती है कि हाँ, उसे क्यूट चीजें भी पसंद थी, इसलिए वो कैक्टस फार्मिंग करती है। उसातो की बात बिल्कुल समझ नहीं आती। वो कहता है कि कैक्टस क्यूट नहीं होते, पर कैक्टस को बचाने के लिए यहाँ इनुकामी उसातो से लड़ती है और आर्ग्यूमेंट करती है। साथ ही अभी वो उसातो से थोड़ा चिपकने की कोशिश कर रही थी और बातों ही बातों में वो टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि आखिर उसातो उसके लिए क्या फील करता है। उसातो अचानक से शर्मा गया था। वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो, जिस पर इनुकामी कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी फीलिंग्स को दबाए हुए हो, तुम चाहो तो तुम मुझे बता सकते हो। अब वो उसातो का पीछा कर रही थी। उसातो के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसी वजह से उसे मदद के लिए काजुकी को चिल्लाना पड़ता है। वैसे उसे लगना नहीं था कि एक ही बार में काजुकी आ जाएगा, लेकिन ऐसा ही होता है। काजुकी वहाँ पर आ जाता है और इनुकामी को पकड़ लेता है। इनुकामी कहती है कि मुझे छोड़ दो, आज मैं उसातो को अपना बनाकर रहूंगी, लेकिन इस पर काजुकी कहता है कि सीरियस हमें बुला रहा है और अभी हमें ऐसी सिचुएशन में नहीं है ये सब बात कर सके। अब इस पर इनुकामी मान गई थी और वो दोनों वहाँ से जाने लगे थे। जाते वक्त इनुकामी कह जाती है कि मैं फिर से लौट कर आऊंगी। वैसे उसातो यहाँ पर काजुकी को थैंक यू कह रहा था उसकी मदद करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ सीरियस के पास आ चुके थे, जहाँ पर सीरियस उन्हें क्विक अपडेट देता है और बताता है कि डीमन आर्मी करीबन आधे घंटे
घंटे में पहुंच जाएगी, जिसके बाद वॉर शुरू होने वाली है। उन्होंने तैयारी पहले से कर ली है क्योंकि उन्हें पहले सोल्जर्स के एक वॉल क्रिएट कर उसने सामने खड़ी कर दी है और काजुकी और इनुकामी को हमेशा आगे रहना है। जैसा कि डीमन आर्मी आएगी तो दोनों में वॉर शुरू होगी। इस वॉर के दौरान अगर किसी तरह से इनुकामी और काजुकी डीमन जनरल को ढूंढ लेते हैं जो कि वही डार्क नाइट है, तो उन्हें किसी भी कीमत पर उस डार्क नाइट को खत्म करना है क्योंकि वो उनका जनरल है और अगर उन्होंने उसे रोक दिया तो शायद ये वॉर खत्म हो जाएगी। मगर सीरियस के हिसाब से वो डीमन आर्मी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब लोग वहाँ से बाहर की तरफ आ गए थे जहाँ पर वो सोल्जर्स की एक वॉल है। यहाँ आने के बाद अभी काजुकी इनुकामी से पूछ रहा था कि मेरे हिसाब से तुम्हें ओसातो की चिंता हो रही है, जिस वजह से इनुकामी कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा समझदार हो, तुम दूसरों का माइंड रीड कैसे कर सकते हो। इस पर काजुकी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने तुम्हारे एक्शंस नोटिस किए हैं। पर वो ये भी पूछता है कि इसकी वजह क्या है। मतलब ये तो बिल्कुल अजीब बात है कि इनुकामी कहती है कि ये बात तो वापस किंगडम लौट कर ही बताएगी। अब तभी वो लोग अचानक से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को महसूस करते हैं जो कि असल में डीमन आर्मी की ही थी। सामने से बहुत सारी डीमन सोल्जर्स उनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। ये उन्हें देखते हैं, सभी लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब धूल हटती है तो वो लोग देखते हैं कि डीमन आर्मी तो गायब हो चुकी है। वो समझ गए थे कि ये सिर्फ एक इल्यूजन मैजिक का कमाल है। जब वो अपने दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पर ह्यूमन सोल्जर्स की वॉल बनी हुई है तो उन्हें जानने को मिलता है कि असल में डीमन आर्मी दूसरी तरफ से हमला कर रही है। इसी वजह से उससे अब उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं उन पर हमला करने के लिए। सीन चेंज होता है और हम रोज को देखते हैं जो कि अभी अपने सभी टीम मेंबर से कह रही थी कि उन्हें बैटल ग्राउंड में जाना है और जो भी इंजर्ड मिले उसे लेकर आना है, लेकिन ये चीज का ध्यान रखना इसमें उनकी जान को खतरा ना हो। इस पर उसके जो सभी टीम मेंबर्स थे वो वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ ओसातो, यूरुरु और ओरगा वहाँ पर रुके थे। उन्हें रोज कहती है कि हम सभी वहाँ नहीं जा रहे। यूरुरु और ओरगा यहाँ टेंट में रुककर सभी को हील करेंगे जिन्हें कि वो बाकी टीम मेंबर्स लेकर आने वाले हैं और ओसातो और रोज कुछ देर बाद बैटल ग्राउंड में और फ्रंट लाइन के पास आएंगे, लेकिन तब तक वो लोग भी यहाँ पर रुककर हील करेंगे। वैसे अभी भी लड़ाई शुरू हुई है, इसलिए किसी का भी यहाँ पर आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि शुरुआत में कोई भी इंजर्ड नहीं होता। अभी सब के सब मोटिवेट है। वैसे यहाँ पर ओसातो को अभी अपने दोस्त की चिंता हो रही थी, जिस पर यूरुरु कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ देर बाद उसे भी फ्रंट लाइन पर ही जाना है। लेकिन अब इतने में ही अनएक्सपेक्टेड चीज होती है क्योंकि जो पहले टीम मेंबर्स था वो दो जो इंजर्ड लोगों को लेकर आया था, जिसमें से एक वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चोट लगी थी। ये देखकर ओसातो के हाथ कांप रहे थे उसे हील करते वक्त, लेकिन फिर भी उसे हील करता है। जब ओसातो उससे पूछता है कि उसे ये चोट कैसे लगी तो सोल्जर बताता है कि डीमन आर्मी के पास एक जॉइंट व्हाइट स्नेक है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर ओसातो को अपने पहले वाले स्नेक की याद आती है जो कि उसे जंगल में मिला था। वो सोचता है कि क्या ये स्नेक भी उसी तरह का होगा। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें उसी व्हाइट स्नेक को दिखाया जाता है जो कि अभी सभी सोल्जर को बहुत ही आसानी से खत्म करते जा रहा था। उनसे कुछ ही दूर पर वो डार्क नाइट खड़ा हुआ था। जब वो यहाँ ह्यूमंस को देखता है और कहता है कि ह्यूमंस कितने कमजोर है। अमीला ने मुझे कहा था कि हमें देखकर रहना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़ने का भी मौका मिलेगा। अब इतने में ही एक ह्यूमन सोल्जर वहाँ पर आकर उसकी पीठ पर तलवार घुसा देता है। ये देखकर उस डार्क नाइट को गुस्सा नहीं बल्कि खुशी हुई थी और कहता है कि हाँ चलो, किसी के अंदर तो हिम्मत है। वो सोल्जर्स कह रहा था कि हम जीत गए क्योंकि उनके हिसाब से अगर उन्होंने डार्क नाइट को खत्म कर दिया तो ये वॉर खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर डार्क नाइट को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था, हालांकि उसे चोट भी नहीं लगी थी, पर इसका जितना भी असर है वो उसी सोल्जर के ऊपर होता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो सोल्जर भी हैरान था। अब डार्क नाइट उसे खत्म करने वाला था, पर इतने में ही वहाँ पर कोई बैलून फेंकता है। उसके अंदर बदबूदार पानी था। ये और कोई नहीं बल्कि रोज का वो टीम मेंबर है। वो पलक झपकाते ही यहाँ उस ह्यूमन सोल्जर को उठाकर ले आया था। ये देखकर डार्क नाइट थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन वो कहता है कि अब खेल में मजा आएगा। इसके बाद अब वो उसी रोज के टीम मेंबर के पीछे जाने वाला था, लेकिन तभी उसके दूसरी डायरेक्शन से बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग अटैक दिखता है, इसलिए वो उस डायरेक्शन में जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी रोज और ओसातो भी फैसला करते हैं कि उन्हें भी अब बैटल ग्राउंड में उतरना होगा, जिसके बाद वो वहाँ भागते हुए उसी तरफ आते हैं। यहाँ रास्ते में रोज और ओसातो को डार्क नाइट के बारे में बताती है और कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसने सुना है कि उसके पास एक अजीब सी मैजिक पावर है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि मैजिक पावर क्या है। अभी जब वो भाग रहे थे तभी ओसातो को अपने ड्रीम में वही डार्क नाइट दिखता है, क्योंकि वो जो डेमी ह्यूमंस गर्ल थी, इमेजिनेशन के बाद ओसातो के बार बार डार्क नाइट दिख रहा था। ओसातो सोचता है कि कहीं ये वही डार्क नाइट तो नहीं। इसी डर से वो वहीं पर रुक गया था। तभी रोज उसके पास आती है और उससे कहती है कि क्या हुआ, ऐसा तो नहीं कि तुम दूसरे पर हमला करने से डर रहे हो। जिस पर ओसातो कहता है कि बिल्कुल, मैं एक हीलर हूँ और मेरा काम तो लोगों को प्रोटेक्ट करना है, फिर मैं किसी को मारूंगा कैसे। इस पर रोज उसे बेवकूफ कहती है और कहती है कि अगर तुम्हें खुद नहीं मरना है और अपने दोस्तों को
बचाना है तो तुम्हें दूसरों को मारना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम डार्क नाइट के बारे में सुनकर थोड़े से डर गए हो क्योंकि वो स्ट्रांग है। अब इसके बाद रोज ओसातो को कोई ट्रिक बताती है, लेकिन वो ट्रिक हमें नहीं बताई जाती, शायद वो हमें बाद में जानने को मिले। इसके बाद ओसातो थोड़ा सा मोटिवेट हो गया था और अब वो लड़ने के लिए तैयार था। इसी वजह से रोज और ओसातो दोनों ही अपनी अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं और दोनों ही अलग अलग रास्ते में जाने लगते हैं। कुछ दूर आने के बाद ओसातो को यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स की डेड बॉडी दिखती है, जो देखकर बहुत ज्यादा वो दुखी हो गया था। वो देखता है कि सामने एक डीमन एक सोल्जर को खत्म करने वाला है, पर वो जाकर उसे बचा लेता है। साथ ही यहाँ पर एक और सोल्जर बचता है। ओसातो की स्पीड की वजह से और स्ट्रेंथ की वजह से ऐसा करना उसके लिए थोड़ा सा आसान था। दूसरी तरफ रोज भी सोल्जर को बचा रही थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं ओसातो उन दोनों सोल्जर को बचाकर ऐसी जगह पर लाता है जहाँ पर कोई डीमन नहीं दिख रहा था। वहाँ उन दोनों को हील करता है और उनसे कहता है कि अगर वो थक गए हो तो यहाँ पर रुक सकते हैं या फिर वापस लौट सकते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें इनुकामी को दिखाया जाता है, जो कि अभी कई सारे डीमन सोल्जर को हरा रही थी। लेकिन वो ये चीज नोटिस करती है कि उसके साथ जितने भी सोल्जर आए थे उनमें से लगभग ज्यादातर इंजर्ड हो चुके हैं। इसी वजह से वो बाकियों से कहती है कि वो उन्हें बेस कैंप तक लेके जाए, जिससे कि वो उन्हें हील कर सके। अभी यहाँ पर इनुकामी भी थोड़ी सी डर गई थी, लेकिन वो काजुकी को ऐसा नहीं दिखाती। वो कहती है कि हमें सीधा डार्क नाइट की तरफ चलना चाहिए क्योंकि वही मेन है। अगर हमने उसे खत्म कर दिया तो वॉर एंड हो जाएगी, क्योंकि काजुकी के हिसाब से उन्हें वहां ना जाकर अभी उस जायंट स्नेक को खत्म करने जाना चाहिए, जो कि ताकतवर सोल्जर को इंजेक्ट कर रहा है। अभी डिसाइड कर रहे थे कि इतने में ही तभी उनके सामने वो डार्क नाइट आ जाता है। उसकी पावर को फील करते हुए इनुकामी सभी नाइट से पीछे रहने को कहती है, पर वो बात नहीं सुनते और पहले ही आगे बढ़कर अपनी स्पेयर डार्क नाइट के आर पार कर देते हैं। अभी उसे इतनी स्पेयर लग चुकी थी कि अगर वो नॉर्मली ह्यूमन या डीमन होता तो वो मारा जाता, लेकिन उसकी पावर इतनी खतरनाक है कि इन स्पेयर से उसे कुछ नहीं होता, बल्कि वो यहाँ पर अपनी बॉडी को अजीब से पावर से सर्कुलेट करते हुए कुछ स्पाइक्स निकालता है, जिसकी वजह से वो सभी सोल्जर्स वहां से दूर फेंक जाते हैं। और हम देखते हैं कि उन सभी सोल्जर की बॉडी पर भी सेम तरह के स्पीयर का कट लगा हुआ था, जैसा कि अभी डार्क नाइट को लगा था। यहाँ पर हम देखते हैं काजुकी गुस्सा आता है। वो तुरंत ही अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डार्क नाइट पर हमला करने लगता है, क्योंकि इसकी मैजिक पावर असल में रिफ्लेक्शन है। ये सामने वाले अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है उसी के ऊपर, और ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो काजुकी का अटैक डार्क नाइट को लगता है वो उसी के ऊपर आता है और उसके हाथ को इंजर्ड कर देता है। उनके हिसाब से अब सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ रही थी, क्योंकि सच में डार्क नाइट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ से इसके बाद हम ओसातो को देखते हैं, जो कि इसी तरफ भागते हुए आ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ हैं। तब उसे फिर से वही इल्यूजन दिखता है, उसे वही ड्रीम दिखाई देता है, जिसमें इसी बार वो काजुकी और इनुकामी को देखता है, जिन्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक चोट आई थी। ये देखकर वो घबरा जाता है और उसका सर दुखने लगता है। वो वहीं बैठकर अपनी हीलिंग पावर से अपने सर को हील करने की कोशिश कर रहा था, पर इस पर कोई फायदा नहीं था। तब एक डीमन उस पर हमला करने लगता है, पर वो वहां से हटकर उससे बच जाता है। अभी वो डीमन फिर से हमला करने आ रहा था, पर इतने में ही वहां पर वही लड़का आ जाता है जिसको अभी अभी ओसातो ने हील किया था। वो यहाँ पर ओसातो को बचा लेता है। ओसातो उससे काजुकी और इनुकामी के बारे में पूछता है, तो वो ओसातो को वहाँ उसी डायरेक्शन में बता देता है, जिसके बाद ओसातो अभी भी उसी डायरेक्शन में चला गया था। इसी तरफ हम वापस से काजुकी और इनुकामी को देखते हैं, जो कि अभी सोच रहा था कि वो डार्क नाइट को कैसे खत्म कर पाए, पर फिर वो एक प्लान बनाते हुए सोचते हैं कि अगर डार्क नाइट उनके अटैक को ना देख पाए तो शायद वो उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके लिए पहले इनुकामी सामने मैजिक पावर से जमीन पर हमला करती है, जिसकी वजह से धूल उड़ जाती है और अभी डार्क नाइट को सामने कुछ नहीं दिख रहा था। इसका फायदा उठाते हुए वो उसके ऊपर सारे हमला करते हैं, पर हम देखते हैं कि उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल अटैक किए थे और उनका शक गलत था, क्योंकि ये अटैक भी रिफ्लेक्ट होते हैं। पर तभी इनुकामी नोटिस करती है कि उसकी पीठ पर कोई भी अटैक नहीं लगा, जबकि वो डार्क नाइट के पीठ पर भी हमला कर आई थी। वो समझ जाती है कि शायद अगर हम उसकी पीठ पर हमला करें तो उसे खत्म कर सकते हैं, इसलिए वो दोनों मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर इनुकामी ने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है और काजुकी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डार्क नाइट को मजबूर कर देता है कि वो सामने ना देखे। इसी वजह से डार्क नाइट थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था और इनुकामी ने यहाँ पीछे आते हुए डार्क नाइट की पीठ पर अपनी तलवार घुसा दी थी और इसके बाद वो काजुकी हमला करने को कहती है। काजुकी जब आगे बढ़ते हुए अपनी तलवार लेकर, तभी वो डार्क नाइट अपनी रिफ्लेक्शन पावर को रिफ्लेक्ट कर देता है और अपने स्पीयर को काजुकी बॉडी के आर पार कर देता है। ये देखकर इनुकामी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी और डर भी गई थी। तभी हम देखते हैं कि जो अटैक इनुकामी ने किया था वही सेम अटैक इनुकामी को भी लग जाता है। डार्क नाइट बताता है कि जैसे उन्होंने सोचा था कि जिस अटैक को वो नहीं देख सकता, कि वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है और उसकी पीठ पर जो अटैक लगा था और वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसका रीजन ये है कि वो चाहता नहीं था कि वो अटैक रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि वो इन दोनों को ही कंफ्यूज करना चाहता था, इन्हें अपने ट्रैप में फंसाने के लिए। ये
देखकर इनुकामी बहुत ही ज्यादा हैरान थी और उसे चोट लग गई थी। इसी वजह से वो वहीं पर गिर जाती है और कहती है कि काश मैं ओसातो से आखिरी बार माफी मांग पाती। वो लोग यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें पहले एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जब इनुकामी और काजुकी दोनों स्कूल में बात करते हुए जा रहे थे कि क्लास में सब कुछ सही चल रहा है, काउंसलिंग की मीटिंग भी अच्छी तरह से हो गई और जो इवेंट होने वाली है उनकी भी प्लानिंग हो चुकी है। उसी दिन जब इनुकामी वहाँ नीचे आती थी तब उसकी मुलाकात ओसातो से हुई थी। ओसातो उसका क्लासमेट था लेकिन अभी तक उसने ओसातो पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि वो ओसातो को पसंद करने लगी है। वो ओसातो को कुछ ज्यादा लकी मानती है क्योंकि जब वो उससे पहली बार मिली उसी दिन से उसे टेलीपोर्ट कर इस दुनिया में आने का मौका मिला जहाँ उसकी लाइफ रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर वो ओसातो के प्रोग्रेस को देखते हुए और उसके जीने के अंदाज को देखते हुए उसे लाइक करने लगी। उसका मानना है कि ओसातो और काजुकी जब तक उसके साथ हैं तब तक उसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन शायद ये उसका गलत मानना था क्योंकि अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। वो उस डार्क नाइट के सामने थी जहाँ डार्क नाइट के हमले की वजह से वो नीचे गिर जाती है। अभी सभी डीमंस सेलिब्रेट कर रहे थे कि उन्होंने काजुकी और इनुकामी को हरा दिया क्योंकि वो दोनों मेन कैरेक्टर हैं और उनके हार जाने की वजह से अब ह्यूमंस की पूरी आर्मी कमजोर पड़ चुकी है। साथ ही बाकी जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी होप खो दी थी कि वो यहाँ से जिंदा बचकर जा पाएंगे। अभी डार्क नाइट इस सब को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी तलवार सीधा इनुकामी की गर्दन पर मारने वाला था, लेकिन तभी ओसातो बहुत ही स्पीड के साथ अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए दौड़कर वहां पर आता है और बहुत ही खतरनाक पंच यहाँ उस डार्क नाइट के चेहरे पर मारता है। इस अटैक के बाद वो डार्क नाइट के चेहरे का मास्क हल्का सा क्रैक हो जाता है और वो डार्क नाइट भी वहाँ से बहुत ज्यादा दूर फिक चुका था। ओसातो यहाँ पर देखता है कि इनुकामी और काजुकी दोनों को बहुत ज्यादा खतरनाक चोट आई है। इस वजह से ओसातो वहाँ बहुत ही ज्यादा हैरान और घबराया हुआ था, लेकिन इसके बाद वो हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों को हील करने वाला है। हम देखते हैं कि अभी इनुकामी ने बहुत ही जल्दी हील कर लिया था, मतलब कि वो जल्दी ठीक हो गई थी। काजुकी को हील करना अभी बचा हुआ था, पर तभी इनुकामी बैठते हुए वहाँ उस डार्क नाइट की तरफ देखती है कि वो डार्क नाइट असल में एक लड़की है। अभी डार्क नाइट को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसी वजह से वो गुस्से में फिर से ओसातो की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर ओसातो ने अभी इनुकामी और काजुकी दोनों को उठा लिया था और वो उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है जिससे कि भागते हुए वो उन्हें हील कर सके, और वो ऐसा ही करता है जिस वजह से जल्दी इनुकामी पूरी तरह से हील हो चुकी थी। अभी एक डीमन उन पर हमला करने वाला था पर ओसातो उसके अटैक से बच जाता है। अभी काजुकी को हील करना था इसलिए ओसातो रुक नहीं सकता था। यहाँ पर इनुकामी ओसातो को वो कुछ बताना चाहती थी, पर इतने में ही वो डार्क नाइट वहाँ पर आकर उन पर हमला कर देती है। अब ओसातो यहाँ इनुकामी और काजुकी को नीचे उतार देता है। इनुकामी डार्क नाइट के बारे में ओसातो को बताती है कि इसके पास पावर है कि अगर हम इस पर कोई अटैक भी करते हैं तो ये उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकती है। लेकिन खुद इनुकामी भी हैरान थी कि आखिर ओसातो के अटैक को इसने रिफ्लेक्ट क्यों नहीं किया। वो ओसातो से पूछती है कि उसने किस तरह का अटैक किया था। वैसे ओसातो अभी ये सोच रहा था कि ऐसी सिचुएशन में अगर वो यहाँ रुकता है तो इससे इनुकामी और काजुकी दोनों में खतरे आ सकते हैं, लेकिन अभी वो भाग भी नहीं सकता क्योंकि अगर वो भागा तो बाकी जो सोल्जर्स हैं वो भी मारे जाएंगे। अब ओसातो इसलिए लड़ने का फैसला करता है। इनुकामी भी वहाँ रही थी। इनुकामी भी कह रही थी कि वो अभी उसकी मदद करेगी, पर ओसातो उसे रोक देता है और कहता है कि वो बस काजुकी के साथ रहे, इस डार्क नाइट को वो खुद देख लेगा। इसके बाद अब ओसातो ने खुद को पूरी तरह से हीलिंग मैजिक में कवर कर लिया था, जिसके बाद वो हमला करना शुरू करता है। वो ये बात समझ गया था कि शायद उसके अटैक भी रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन वो यही सोच रहा था कि अगर अटैक रिफ्लेक्ट होते भी हैं और उसे चोट लगती भी है तो वो लड़ते हुए उस चोट को ही हील कर देगा। लेकिन उसका उल्टा ही होता है क्योंकि जब ओसातो डार्क नाइट के अटैक को रोक रहा था और बल्कि उस पर अटैक कर रहा था तो यहाँ पर ओसातो का एक भी अटैक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। ओसातो सोचता है कि शायद डार्क नाइट के पास अब एनर्जी नहीं बची है। इस तरफ डार्क नाइट खुद सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर उसके अटैक रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहे, जबकि डार्क नाइट खुद रिफ्लेक्ट मैजिक का यूज कर रही थी। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी काजुकी को होश आ चुका था। इनुकामी उसे बताती है कि उन दोनों को ओसातो ने बचा लिया है। अब वो यहाँ पर ओसातो उस डार्क नाइट को लड़ते हुए देखता है। हम देखते हैं कि डार्क नाइट अभी अपनी कई सारी स्पाइक का यूज कर रही थी जो कि उसके डार्क नाइट आर्मर से बनी हुई है, लेकिन इन स्पाइक से ओसातो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ओसातो हीलिंग मैजिक का यूज करते हुए पंच मारकर उन सभी स्पाइक को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था, लेकिन इसी दौरान एक स्पाइक उसके हाथ के आर पर चली जाती है। डार्क नाइट अभी खुश थी कि फाइनली एक अटैक ओसातो को डैमेज पहुंचा चुका है, लेकिन वो देखती है कि ओसातो के हाथ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अभी सभी लोग ये देखकर हैरान थे। काजुकी को अलग लग रहा था कि शायद ऐसा हीलिंग मैजिक की वजह से है, ओसातो के हाथ पर चोट लगी, लेकिन हीलिंग मैजिक के कारण वो तुरंत ही हील हो गई। लेकिन इनुकामी अब सब चीज समझ चुकी थी। वो यहाँ पर कहती है कि शायद इस डार्क नाइट की कमजोरी हीलिंग मैजिक है। हम देखते हैं कि ओसातो अभी हीलिंग मैजिक का ही इस्तेमाल शुरू से लेकर कर रहा था, इसी वजह से डार्क नाइट उसके किसी भी अटैक को रोक
नहीं पा रही थी। उसातो यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसे बहुत ही ज्यादा ताकत से पंच करता है, जिस वजह से डार्क नाइट बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है और उसे इस वजह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। यहाँ पर इनुकामी कहती है कि उसातो के अटैक रिफ्लेक्ट इस वजह से नहीं हो रहे क्योंकि उसातो उसे कोई भी फिजिकल डैमेज दे ही नहीं रहा। मतलब नॉर्मली देखा जाए तो डार्क नाइट को कोई भी कमजोरी नहीं हो रही। हीलिंग पावर से अटैक करने की वजह से उसकी जो चोट है वो खुद हील हो रही है, लेकिन उसे दर्द जरूर महसूस करना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि शुरुआत में जब रोज उसातो की ट्रेनिंग कराती थी तो उसे कई बार हिट करती थी, लेकिन हीलिंग मैजिक की मदद से जिस वजह से उसकी जो इंजरीज थी वो हील होती जा रही थी, लेकिन पेन उसातो को खुद सहना पड़ रहा था। यहाँ पर भी वही सेम चीज हो रही है। उसातो उसे एक भी इंजरी नहीं पहुंचा रहा, लेकिन बस उसे पेन की वजह से दर्द हो रहा है। लेकिन अब उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आना शुरू हो गया था, जिस वजह से वो अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को दिखाती है। अभी यहाँ पर जब वो एनर्जी रिलीज करती है तो उसातो वहाँ से दूर फिक जाता है और सीधा ही इनुकामी और काजुकी के पास आता है। यहाँ पर अभी उन दोनों को ही उसातो की थोड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन उसातो कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि अब वो इस फाइट को खत्म करने वाला है। वहाँ सामने वो डार्क नाइट भी अभी अपनी पूरी पावर को रिलीज कर चुकी थी। उसके आसपास बहुत ही ज्यादा खतरनाक रेड ऑरा था और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने स्पेयर को समन करती है। उसातो की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है और यहाँ उसातो ने अपनी हीलिंग मैजिक का पूरी तरह से इस्तेमाल कर दिया था। उसके आसपास भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रीन ऑरा जनरेट हो रहा था। उसातो यहाँ पर सामने आते हुए पंच करता है और डार्क नाइट अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती है। दोनों के अटैक जब टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी फैल जाती है, जिस वजह से उसातो और डार्क नाइट दोनों ही आमने सामने नहीं देख पा रहे थे। कुछ देर बाद यहाँ डार्क नाइट की वो एनर्जी कम पड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो यहाँ से दूर फिक जाती है और ये फाइट यहीं पर एंड होती है। सभी लोग ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे और कह रहे थे जो ऑरा था वो बहुत ही ज्यादा दूर तक फैल रहा था, जिस वजह से बाकियों को भी पता नहीं चला कि डार्क नाइट हार गई। इस तरफ उसातो अपनी इस सुपर पंच का नाम अल्टीमेट हीलिंग पंच रखता है। वैसे बाद में अब वो आसपास पड़े हुए सोल्जर को हील करने वाला था। लगभग वहाँ के सब के जब सारे सोल्जर हील हो जाते हैं तभी इनुकामी उसके पास आती है और उन सोल्जर्स से वहाँ से जाने को कहती है और उनके जाने के बाद उसातो उसे इस पंच के सीक्रेट के बारे में पूछती है, जिस पर उसातो बताता है कि ये कोई स्पेशल पंच नहीं था बल्कि एक नॉर्मल पंच के साथ उसातो ने सिर्फ अपनी हीलिंग पावर को ऐड किया था। और वो ये भी बताता है कि इस पंच के बारे में उसे रोज ने बताया था कि उसातो इसका यूज कर सकता है। हमें वही पहले का सीन दिखाया जाता है जब रोज उसातो को रोकती है और उसे कहती है कि वो अपने पंच में हीलिंग मैजिक का यूज कर सकता है क्योंकि इससे सामने वाले को इंजरी नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब हम सामने वाले को एलिमिनेट नहीं कर सक रहे, लेकिन देखा जाए तो वो हील हो रहा है, लेकिन जो पंच का फोर्स रहेगा वो उसे इंटरनली दर्द सहने का मजबूर कर देगा। यहाँ पर इनुकामी कहती है कि सच में रोज की ट्रेनिंग काम आ गई। अभी इनुकामी उसातो को थैंक यू भी कह रही थी उसकी और काजुकी की जान बचाने के लिए, लेकिन उसातो कहता है कि वो लोग दोस्त हैं इसलिए थैंक यू की जरूरत नहीं है। अब तभी वहाँ पर एक और सोल्जर आ जाता है और वो बताता है कि वो जॉइंट स्नेक अभी भी कई सारे सोल्जर्स को खत्म कर रहा है, इसलिए अभी लोग फैसला करते हैं कि वह फ्रंट लाइन की तरफ जाएंगे जहाँ पर वो व्हाइट स्नेक है। उसातो फैसला करता है कि वो इनकी मदद करेगा, लेकिन तभी वहाँ पर रोज आ जाती है और उसातो को रोक लेती है। उसातो कहता है कि उसे भी जाकर अपने दोस्तों की मदद करनी है, पर वो रोज कहती है कि नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सोल्जर नहीं बल्कि रेक्सिस कोड है। उनका काम पहले लोगों को बचाना है, बाद में लड़ना, और वैसे भी सभी से नहीं लड़ सकता, बाकियों को भी लड़ना चाहिए जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। अब उसातो रोज की बात मान लेता है और यहाँ इनुकामी और काजुकी के पास आकर उन्हें बताता है कि वो उनके साथ नहीं जा सकता, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो दोनों उस जायंट्स व्हाइट स्नेक को हरा देंगे। और इसके बाद अब वो एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और उसातो यहाँ रोज के साथ वापस कैंप की तरफ लौटने लगता है। दूसरी तरफ हम वहाँ डीमन के कैंप के पास अमीला को भी ये खबर मिल चुकी थी कि डार्क नाइट हारी जा चुकी है। इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा हैरान थी और सोच रही थी कि आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कौन है जो डार्क नाइट तक को हरा सकता है। उसे जानने को मिलता है कि उसे किसी रेक्सिस कोड के मेंबर ने हराया है। ये सुनते ही वो तुरंत ही समझ जाती है कि ये जरूर रोज का काम होगा, लेकिन तभी उसका एक साथी उसे बताता है कि नहीं, ये काम रोज का नहीं है बल्कि और किसी का है। अभी सुनकर अमीला और ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ऐसा कौन है जो रोज की तरह ताकतवर है। वैसे वो भी फैसला करती है कि अब वो खुद वहाँ पर जाकर फाइट करेगी, लेकिन वो लोग वहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि सोल्जर के साथी अभी सीलियस है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजी के साथ हमला करता है। अगर ये लोग अपने कैंप को छोड़कर गए तो इनका कैंप भी खाली हो जाएगा। इसके बाद अभी लोगों का वापस लौटना नामुमकिन है। तभी वहाँ खड़ी लेडी डीमन कहती है कि चिंता की बात नहीं है, वो व्हाइट स्नेक को वहाँ पर भेजेगी और उसके थ्रू उन सभी को खत्म करेगी। लेकिन जब वो अपनी पावर से अपने व्हाइट स्नेक को देखने की कोशिश करती है तो उसे जानने को मिलता है कि मेन कैरेक्टर्स ऑलरेडी वहाँ पर पहुंच चुके हैं और सभी वो व्हाइट स्नेक से लड़ने के लिए पूरी तैयार से तैयार है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वहाँ रेक्सिस कैंप की तरफ आते हैं जहाँ पर उसातो और बाकी सभी सोल्जर्स को हील करने में लगे हुए थे। तभी से दौरान एक
बहुत ही तेज धमाके की आवाज आती है और एक लाइट आसमान में चारों तरफ फैल जाती है। यहाँ पर रोज ओसातो को आकर बताती है कि जाइंट व्हाइट स्नेक मारा जा चुका है। काजुकी और इनुकामी ने उसे हरा दिया। साथ ही यहाँ पर वो अभी ओसातो की तारीफ भी कर रही थी, जिस पर ओसातो कहता है कि उसे तारीफ करने की जरूरत नहीं, उसने सिर्फ रोज की ट्रेनिंग की मदद से उस डार्क नाइट को हराया है। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो हारने वाला होगा तो वहाँ पर रोज आकर उसे बचा लेगी। लेकिन इस पर रोज कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने खुद पूरी मेहनत से लड़ाई की है और रोज उन्हें नहीं बचा सकती थी। वो कहती है कि तुमने ही मेन कैरेक्टर्स को प्रोटेक्ट किया, अगर वो मारे जाते तो हम इस लड़ाई को हार चुके होते। भले ही डीमंस अभी भी भाग गए हैं, लेकिन अगर वो हमारे मेन कैरेक्टर्स को मार देते हैं तो अगली बार हम लड़ाई नहीं कर सकते थे। अभी यहाँ पर वो ओसातो को कॉम्प्लीमेंट दे रही थी, जिस वजह से ओसातो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे वो सारे सीन याद आते हैं जिनमें वो इधर आए हुए थे और उसने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। वो हर एक पल को याद करता है, उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। वो यहाँ पर कह रहा था कि ये सब रोज की ट्रेनिंग की वजह से हुआ, उसी की वजह से वो स्ट्रॉन्ग बन पाया और सबको बचा पाया। रोज को थैंक यू कहता है, क्योंकि अगर रोज ने उसे ट्रेन नहीं किया होता तो आज उसके दोस्त जिंदा नहीं होते। इस पर रोज स्माइल करती है और उसे अपने पूरे टीममेट्स की याद आती है। अब यहाँ पर अचानक से ओसातो को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उसने अपनी हीलिंग पावर का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया था। लेकिन अब रोज उसे पकड़ लेती है और इसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।